हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनियों। एसएससी उत्कर्ष पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। आइए दोस्तों मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं 7 फेरों वाली सीरीज पर। इस आपके इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आप सभी के लिए 7 फेरों वाली सीरीज आने वाली है। ये 7 दोस्तों एपिसोड आने वाले हैं। ये 7 एपिसोड आपके एग्जाम को कवर करने में बहुत सहायक होने वाले हैं। मेरा पूरा प्रयास होगा कि इन 7 एपिसोड में आप सभी के सामने एग्जाम में जहां सवाल बन सकते हैं, जहां हॉट स्पॉट होंगे, हम उस पॉइंट को निकालकर उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो जीके जीएस के 7 फेरों के पहले एपिसोड में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और हमने दोस्तों लिखकर भी दिया है, आपको देखिएगा खुशियों में 4 चांद लग जाएंगे, बड़ी खुशी होगी आप 7 फेरों में आएंगे। तो आपके 7 फेरों के लिए हम पूरा प्रयास दोस्तों करने वाले हैं। यहां पर आपका स्वागत है। बिल्कुल सोनिया, सन्नी, शिवानी, चिंगारी, अंकुर, बिल्कुल रानी, गोलू, जय, निर्भया, बिल्कुल वासुदेव, सभी का स्वागत है। और 225-26 सवाल में पढ़ाने वाला हूं, मतलब आप मान के चलना 100 से ऊपर क्वेश्चन जो है मैं आपको यहां पर कराने वाला हूं। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, चारों का पोस्टमार्टम करने वाला हूं। उसके अलावा भी 10-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको हर सवाल में लिखाने वाला हूं। क्लास खत्म कब होगी? जब रसगुल्ला कंटेंट समाप्त होगा क्लास आपकी खत्म होने वाली है। दूसरा एपिसोड कब आएगा वो क्लास के अंत में आपको बता दूंगा, दूसरा एपिसोड कब आने वाला है। ठीक है, अब शुरुआत करें दोस्तों क्लास की जो है। बांके बिहारी लाल की जय। आइए, मुझ पर तरस मत दिखाए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूं, तेरी आंखों में आंखें डाल के लड़ूंगा तुझसे, अभी मैं हारा नहीं हूं। क्या अभी तो शुरुआत की, अभी मैं हारा नहीं हूं दोस्तों। जितने भी हमारे पास में परीक्षा के लिए दिन है, मानकर चलना पर्याप्त है। हम इतने दिन अगर जमकर पढ़ लेंगे तो इस परीक्षा की खोपड़ी में हम जो है छेद करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? दोस्तों पहली बात तो इस आपके पूरी क्लास के अंदर सारे सवाल मैंने अपनी बुक से उठाए। बाकी दोस्तों अगला पॉइंट कंटेंट मेरी बुक का रहने वाला है। बाकी इसमें पॉलिटी भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, स्टैटिक वाला पोर्शन भी होगा, स्पोर्ट्स भी होगा, करंट अफेयर्स का 1-2 सवाल भी मिलने वाला है, और साइंस भी होगा, और आपके इसके अलावा हिस्ट्री भी होने वाला है। सब आपको मिल जाएगा ना। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा दोस्तों इसकी बात करता है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद आपके 60। 4 ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, पहली बात दोस्तों आपके शपथ की बात करें आपसे, शपथ जो है यह संविधान की अनुसूची नंबर 3 जो है यहां पर इसका उल्लेख है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1 2 3 मतलब कि 3 के अंदर क्या है, शपथ या फिर दोस्तों ओथ का उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर बात करूं आपसे, इसके 3 अपवाद हैं, एक राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति और एक राज्यपाल। इन तीनों की जो शपथ है इसका उल्लेख कहां पर नहीं है, उसका उल्लेख आपके आर्टिकल 3 में नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी दोस्तों राष्ट्रपति की बात आएगी तो इसकी शपथ का उल्लेख कहां है दोस्तों? आपके जो इसकी शपथ का उल्लेख पूछो आपसे कहां है, वो आर्टिकल 60 में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों उपराष्ट्रपति की बात करूं आपसे, इसकी शपथ का उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल नंबर 69 के अंदर। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपके राज्यपाल की बात करूं आपसे, इसकी शपथ का उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल नंबर 159 के अंदर है। ठीक है, तो ये तीनों आपको शपथ ध्यान रखनी है, एग्जाम वाला खूब पूछता है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कहां पर? आर्टिकल 7 में। उपराष्ट्रपति का आपके आर्टिकल नंबर 69 के अंदर, और जो आपके गवर्नर है उसका उल्लेख कहां पर? आर्टिकल नंबर 159 के अंदर। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछ ले दोस्तों राष्ट्रपति जो है इसको शपथ कौन दिलाएगा, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलाएंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे दोस्तों। और जो आपके राज्यपाल होगा इसको कौन है? आपके इसके हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो दिलाने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया है। पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी सी भी हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण बन सकते हैं। देखिए आर्टिकल 72 पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों पार्डन क्षमता जो है, क्षमादान की शक्ति जो है उसका उल्लेख किया
किया गया कहां पर, आर्टिकल नंबर 72 के अंदर, ठीक है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल 72 के अंदर, है ना। आर्टिकल 85 पूछूं आपसे, संसद दोस्तों पार्लियामेंट जो है उसका सत्र दोस्तों जो होता है आपके, सत्र जो होता है इसको शुरू करने को बोलते हैं सत्र आहूत करना, ठीक है, और समाप्त करने को बोलते हैं सत्रावसान करना, ठीक है। कभी सवाल पूछे आपसे, सत्राहूत मतलब शुरू करना होता है और सत्रावसान मतलब क्या होता है आपके, समाप्त करना होता है। यह पावर किसके पास होती है, पार्लियामेंट के अंदर, ये पावर किसके पास में, राष्ट्रपति के पास में, आर्टिकल नंबर 85 के अंदर, ठीक है। कभी सवाल पूछे आपसे, संसद पार्लियामेंट के जो सत्र जो होते हैं उसको शुरू करने की पावर, समाप्त करने की पावर किसके पास में, राष्ट्रपति के पास में, आर्टिकल नंबर 85 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आर्टिकल नंबर 56 पूछूं आपसे, इसमें दोस्तों राष्ट्रपति जो है उसका जो कार्यकाल जो है उसका उल्लेख यहां पर किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कार्यकाल की बात दोस्तों यहां पर होती है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर पूछूं आपसे आर्टिकल 52 पूछे आपसे, इसमें लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये 52 में लिखा हुआ है, ठीक है। वहीं दोस्तों राष्ट्रपति के पास में एग्जीक्यूटिव पावर होंगी, कार्यपालिका शक्ति होंगी, यह बात आर्टिकल नंबर 53 के अंदर लिखी हुई है दोस्तों ना। वहीं पूछूं आपसे दोस्तों, राष्ट्रपति से पूछे आपसे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, तो निर्वाचक मंडल जो है जिसको इलेक्टोरल कहते हैं, इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 54 के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आर्टिकल नंबर 55 पूछूं आपसे, जो निर्वाचन की विधि दोस्तों पूछे आपसे, मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होने वाला है, तो निर्वाचन की विधि क्या होगी, ये आर्टिकल नंबर 55 में लिखा हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहां पर विधि का नाम क्या है, सिंगल ट्रांजिबल वोट बोलते हैं इसको, एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं, आपको ध्यान रखना है ना, एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि दोस्तों ना। वहीं आर्टिकल नंबर 56 पूछूं आपसे, कार्यकाल का उल्लेख कहां पर है, टेन्योर का उल्लेख कहां है दोस्तों, आपके टर्म ऑफ ऑफिस का उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल नंबर 56 के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं 57 पूछूं आपसे, सो री इलेक्शन का उल्लेख कहां है दोस्तों, आपके राष्ट्रपति का पद पर आपके कोई व्यक्ति री इलेक्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसका उल्लेख 57 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल नंबर 61 आपको ध्यान रखना है, महाभियोग का उल्लेख पूछूं आपसे, इंपीचमेंट, राष्ट्रपति को अपने पद से दोस्तों हटाना जो है वो कहलाता है इंपीचमेंट, इसका उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल नंबर 61 के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों अगर दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है इसके इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो आपको मुझे बताना है, सो विवाद की स्थिति में इस विवाद का निपटान करने का पावर किसके पास में होगा, और यह बात संविधान के कौन से आर्टिकल में लिख रही है, आपके लिए सवाल ये हो गया है। इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, आपसे राष्ट्रपति वाला सवाल आएगा तो आपको ध्यान रखना है, 52, 53, 54, 55, 56, 57 दोस्तों 61 और 60 तो मैंने आपको पहले लिखा दिया, ठीक है। आप बताइए मुझे, अगर दोस्तों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद अगर होता है तो उसका निपटान करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास में होगी, सुप्रीम कोर्ट जो है इसके पास होने वाली है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 71 में यह बात लिखी हुई है, सर्वोच्च न्यायालय के पास पावर होगी, और यह बात कहां पर लिख रही है, आर्टिकल नंबर 71 में लिख रही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये पहले क्वेश्चन का पोस्टमार्टम आपके सामने है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट्स मैक्सिको फ्रॉम क्यूबा, सवाल आपसे यहां पर यह पूछ रहा है। पाक जल संधि करती है, युकाटन जल संधि करती है, मलक्का दोस्तों करती है, स्वेज नहर करती है। चारों ही जल संधि विश्व इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण जल संधि, विश्व आपके भूगोल की बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण जल संधि है, ठीक है। देखो पहला दोस्तों ऑप्शन कह रहा है पाक जल संधि, दोस्तों पूछूं आपसे, पहली बात दोस्तों आपके लिए पाक जल संधि पूछे आपसे, यह भारत और किसके बीच में, इंडिया और श्रीलंका जो है इसके बीच में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी है, पाक जल संधि, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। युकाटन चैनल पूछूं आपसे, यह दोस्तों मैक्सिको है, सो मैक्सिको जो है इस मैक्सिको को क्यूबा से अलग करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो मैक्सिको को क्यूबा से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या, आपके युकाटन चैनल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके मलक्का वाटर
स्टेट पूछूं आपसे, ये कहाँ है दोस्तों आपके, यह है साथियों सो सुमात्रा सो, जो कि आपके इंडोनेशिया जो है इसका एक द्वीप है सुमात्रा सो। इस सुमात्रा को मलेशिया से अलग करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुमात्रा को मलेशिया से अलग करने वाला कौन हो गया है, मलक्का जल संधि, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और वहीं सो स्वेज नहर पूछूं आपसे, दोस्तों आपके मिस्र के अंदर, सो मिस्र के अंदर है। और दोस्तों पूछे आपसे कि जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, ये आपको ध्यान रखना है कौन सी है, ये स्वेज नहर है, ठीक है। कभी सवाल पूछे आपसे कि मेडिटेरियन सी को, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जल संधि या नहर कौन सी है, वो आपकी स्वेज नहर है, आपको ध्यान रखना है। ये मिस्र देश के अंदर है, जिसको आप लोग इजिप्ट भी कहते हो, ठीक है। वहीं दोस्तों मलक्का जल संधि की बात करूं आपसे, सुमात्रा इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, मलक्का स्टेट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों युकाटन जल संधि की बात करूं आपसे, मैक्सिको को क्यूबा से दोस्तों अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, वो आपका युकाटन चैनल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो पाक स्टेट पूछे आपसे, इंडिया को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, पाक स्टेट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा सवाल दोस्तों पूछ रहा है मैक्सिको और क्यूबा जो है इसको अलग करने वाला कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर है, युकाटन चैनल, आपका ये आपका ठीक दोस्तों आंसर हो गया, ठीक है। देखिए दोस्तों क्यूबा की दोस्तों बात करूं आपसे, क्यूबा के बारे में आपको 2 पॉइंट्स नोट करना है। क्यूबा की राजधानी क्या है, क्यूबा की राजधानी आपके हवाना, क्या है, हवाना इसकी राजधानी है। और लिखना बाउल ऑफ शुगर, लिखना बाउल ऑफ शुगर जो है, अगर पूछूं आपसे चीनी का कटोरा किसको बोलते हैं, क्यूबा को बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाउल ऑफ शुगर किसको बोलते हैं, क्यूबा को बोलते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। वहीं दोस्तों यहां पर देश कौन सा है, सो यहां पर देश हो गया सो कनाडा देश हो गया, सो यहां पर देश अमेरिका है साथियों। और यहां पर देश कौन सा, आपके मैक्सिको देश यहां पर है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। कभी आपसे सवाल पूछूं आपसे, इनके बीच दोस्तों संधि कौन सी आपके, इनके बीच अलग करने वाला कौन आपके, यह है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये कनाडा को यूएसए से अलग करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों यहां पर पूछूं आपसे, यहां पर साथियों नदी कौन सी है, रियो ग्रांडी नदी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। सो रियो ग्रांडी नदी जो है वो अलग किसको करती है आपके, वो आपके मैक्सिको और यूएसए को अलग करती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे सवाल आपसे यहां पर एग्जाम वाला पूछ सकता है, आपको हर पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी है, युकाटन चैनल ठीक आंसर है। पाक जल संधि वाला सवाल एग्जाम में पहले भी पूछ चुका है, अब आपसे युकाटन जल संधि, मलक्का जल संधि आपके और स्वेज नहर वाले सवाल भी पूछ सकता है। इसके अलावा 2-3 संधि दोस्तों और हैं जो हम एक सवाल और लेके उसको निपटा देंगे, चिंता मत कीजिएगा ना। अभी आप ऑप्शन नंबर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके सामने। गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। गुरु केलुचरण महापात्र को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है, सवाल आपसे यहां पर यह पूछ रहा है, ठीक है। गुरु दोस्तों केलुचरण महापात्र, पहली बात दोस्तों आपके लिखिएगा, अगर बात करूं आपसे केलुचरण महापात्र, तो इनकी बात करें आपसे, केलुचरण महापात्र जो है पहली बार दोस्तों, पहली बार छापना, इनको दोस्तों कौन सा अवार्ड मिला हुआ है, इनको भारत का दूसरा सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो है पद्म विभूषण जो है वो मिला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों ओडिशा के पहले व्यक्ति, सवाल सुनना, ओडिशा के पहले व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला हुआ है वो कौन है, केलुचरण महापात्र, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा किस वर्ष में मिला हुआ है, ये सवाल दोस्तों आपके लिए लिखना, लिखिए ओडिशा के पहले व्यक्ति कौन है, ओडिशा के पहले व्यक्ति जिनको ये अवार्ड मिला हुआ है वो कौन आपके, वो पद्म विभूषण मिला हुआ, लिखना वो कौन है, वो है केलुचरण महापात्र, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस वर्ष में मिला हुआ है, 2000 ईस्वी के अंदर मिला हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों केलुचरण महापात्र का संबंध किससे, आपके ओडिसी डांस से संबंधित है, यह भी आपको ध्यान रखना है ना। सो ओडिसी जो डांस है आपके इससे संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में कुल
दोस्तों 8 क्या है, भारत में कुल 8 जो है वो क्लासिकल डांस है, ये तो आप जानते होंगे ना। भारत में कुल 8 क्लासिकल डांस है, ये तो आपको पता है दोस्तों ना। सबसे पुराना पूछूं आपसे कौन सा है, वो है भरतनाट्यम। कौन सा है, भरतनाट्यम जो है सबसे पुराना सा आपके डांस है। और सबसे नवीनतम कौन सा आपके लेटेस्ट डांस कौन सा है, सत्रिय डांस लेटेस्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि दोस्तों आपके जो कि 2000 ईस्वी के अंदर भारत का क्लासिकल डांस बनता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2000 ईस्वी के अंदर भारत का क्लासिकल डांस कौन सा बना, सत्रिय बनता है, जो कि भारत का लेटेस्ट डांस हो। और कहां का है, असम का डांस है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस डांस के जनक कौन है, श्रीमन शंकर देव साहब जो है, श्रीमन शंकर देव जो है वो इसके जनक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सत्रिया के बारे में आपसे इससे अधिक सवाल नहीं पूछेगा, कब शामिल किया, किस राज्य का है, कौन से क्रम का है और इसके जनक कौन है, आपसे यही सवाल पूछने वाला है, ठीक है। वहीं दोस्तों मैंने कहा आपसे ओडिसी डांस के फेमस कलाकार कौन है, केलुचरण महापात्र, ठीक है। यही दोस्तों नोट कीजिए आप इस डांस के दो फेमस कलाकार और आपको ध्यान रखने हैं। एक तो संयुक्ता पानीग्राही दोस्तों, ये नाम नोट कीजिए आप एक तो संयुक्ता पानीग्राही, और एक लिखिए कौन आपके सोनल मानसिंह। कौन है, सोनल मानसिंह का नाम भी आपको छापना। सोनल मानसिंह, अगर कभी सवाल पूछा आपसे सोनल मानसिंह जो है वो किस किस डांस की फेमस कलाकार है, सोनल मानसिंह दोस्तों आपके एक तो ओडिसी डांस की फेमस कलाकार है और रसगुल्ला, इसके अलावा दोस्तों आपके जो भरतनाट्यम डांस है इसकी फेमस कलाकार लिखना। भरतनाट्यम प्लस ओडिसी डांस जो है इसकी फेमस कलाकार कौन है, सोनल मानसिंह का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम के लिए जबरदस्त सवाल है। अभी दोस्तों हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, ओडिसी डांस हमारा ठीक आंसर है। पर गुरुजी 3 और ऑप्शन है, तो आइए तीनों का पोस्टमार्टम से करते हैं। सत्रिया वाला तो मैंने आपको यहां पर लिख दिया दोस्तों ना। भरतनाट्यम डांस पूछूं आपसे, इस बार दोस्तों 100% ना, इस बार 100% जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपको यह डांस जो है वो 100% मिलने वाला है। अगर दोस्तों आपने एसएससी सीजीएल एग्जाम देखा हो तो हर शिफ्ट में आपको इस डांस का सवाल पक्का मिला होगा। आगे भी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, एमटीएस है, आरपीएफ है, रेलवे है या जीडी का दोस्तों एग्जाम है, उसमें इस वाले डांस के सवाल आपको निश्चित मिलने वाले हैं, ठीक है। देखिए पहली बात दोस्तों, भरतनाट्यम डांस जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम जो है सादीरट्टम डांस भी कहते हैं, यह भी आपको छापना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसी को हम दासीअट्टम डांस भी कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके फेमस कलाकार पूछूं आपसे, यह राज्य कौन सा है, यह राज्य तमिलनाडु हो गया, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके फेमस कलाकार की बात करूं आपसे, लिखिए दोस्तों नंबर फर्स्ट लिखना आपके, इसकी सबसे महत्वपूर्ण कलाकार कौन है आपके, श्रीमती रुक्मणी देवी। कौन है, श्रीमती रुक्मणी देवी, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों नंबर सेकंड सुनना आपके, पद्मा सुब्रमण्यम जो है इनका नाम आपको जरूर नोट करना है। इस बार एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि दोस्तों इस बार 2024 में इनको भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड पद्म विभूषण जो है वो प्राप्त हुआ था, आपको ध्यान रखना है। पद्मा जी का नाम आपसे एग्जाम वाला पूछने वाला है, ठीक है। वहीं दोस्तों नंबर थर्ड पूछूं आपसे, वैजयंती माला, कौन सा, वैजयंती माला जी का नाम भी आपको ध्यान रखना है, इसी दोस्तों आपके डांस के लिए, ठीक है। नंबर फोर्थ पूछूं आपसे, टी बाला सरस्वती का नाम जो है इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों एक नाम और लिखिए आप, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम, ठीक है। गुरुजी क्यों महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इनका निधन हो गया था, यामिनी कृष्णमूर्ति जी का। तो आपसे सवाल पूछ सकता है, पहली बात दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति जो है इनका संबंध किस डांस है, तो भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी जो है इन दोनों की फेमस कलाकार कौन थी आपके, वो यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी की फेमस कलाकार कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति है। कुछ दिनों पहले इनका निधन हो गया था आपके। और अगर सवाल पूछे आपसे इनकी ऑटोबायोग्राफी नाम क्या है, ए पैशन ऑफ डांस जो है, ए पैशन ऑफ डांस, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ए पैशन ऑफ डांस इनकी ऑटोबायोग्राफी है, यह भी आपको नोट करना है। तो मैंने आपसे कहा देखिएगा, भरतनाट्यम डांस सादिर अट्टम बोलते हैं इसको, इसी को दासी अट्टम बोलते हैं ना। फेमस कलाकार की बात करूं आपसे, रुक्मणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम, वैजयंती माला, टी बाला सरस्वती और यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी डांस की फेमस कलाकार है। ए पैशन ऑफ डांस किसकी ऑटोबायोग्राफी है, इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा दोस्तों
आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ठीक है, अभी दोस्तों एक ऑप्शन और रह गया आपके, वो है मणिपुरी ऑप्शन। ठीक है, देखिए मणिपुरी पूछूं आपसे, पहली बात दोस्तों इस मणिपुरी दोस्तों डांस जो है, मणिपुरी डांस की फेमस कलाकार कौन सो, झावेरी बहन जो है, ये तो 4 बहनें झावेरी बहन, ये इसकी फेमस कलाकार है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मणिपुरी डांस की फेमस कलाकार कौन सा आपके, झावेरी बहन है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी भी राज्य का नाम या सीमा में परिवर्तन संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है। ठीक है, देखिएगा, चेंज इन नेम एंड बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट इज कवर्ड अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबर 226 के अंदर, आर्टिकल नंबर 3 के अंदर, आर्टिकल नंबर 23 के अंदर, आर्टिकल नंबर 44 के अंदर। ठीक है, देखिए दोस्तों किसी भी दोस्तों राज्य का दोस्तों नाम और उसकी सीमा जो है, अगर हमें उसमें चेंज करना है, तो पहली बात दोस्तों आपके, पहली बात पूछूं आपसे, यह पावर किसके पास में, यह पावर केवल और केवल आपके पार्लियामेंट के पास में, सो संसद के पास में पावर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी सवाल पूछूं आपसे, यह पावर किसके पास में, तो पार्लियामेंट के पास में यह पावर है कि वो चाहे तो किसी राज्य का नाम, उसकी सीमा को चेंज कर सकता है, यह पावर उसके पास पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, और किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 3 के अंदर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आर्टिकल 3 के अनुसार किसी भी राज्य का नाम उसकी सीमा में चेंज करना जो है, वो पावर इसके पास में। ठीक है, हमारा दोस्तों आंसर तो क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर हो गया है, अनुच्छेद 3 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड पूछा आपसे, किस आर्टिकल से हुआ है, इसी दोस्तों आर्टिकल से हुआ है। ठीक है, अभी दोस्तों केरल ने कहा है कि हमारा नाम केरलम कर दीजिए, पर दोस्तों जब तक पार्लियामेंट नहीं करेगा तब तक आपके नाम चेंज नहीं होगा, पार्लियामेंट करने वाला अगर कर देगा तो दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अभी दोस्तों एक नाम चेंज आपसे अभी हाल ही में हुआ है, सो पोर्ट ब्लेयर जो है इसका नाम चेंज हुआ है, और इसका नाम हमने इसे क्या कर दिया है, इसका नाम हमने जो है श्री विजयपुरम कर दिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या हो चुका है, श्री विजयपुरम हो चुका है, ये आपको लगे हाथ यहीं पर नोट करना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है आर्टिकल नंबर 226 पूछूं आपसे, हाई कोर्ट, सो हाई कोर्ट जो है रिट जारी करता है, सो आपके वो रिट जो जारी करता है आपके, वो कौन से आर्टिकल से करता है, आर्टिकल नंबर 226 से करता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हाई कोर्ट की रिट किस आर्टिकल के अंदर है, इस आर्टिकल के अंदर आपको छापना है। ठीक है, और वहीं सुप्रीम कोर्ट पूछूं आपसे, इसकी रिट दोस्तों किस आर्टिकल में, आर्टिकल 32 के अंदर छापना, सुप्रीम कोर्ट की जो है रिट जारी करने की पावर दोस्तों ना। आर्टिकल 23 पूछूं आपसे, कभी सवाल दोस्तों पूछ ले आपसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग दोस्तों मतलब मानव तस्करी पर रोक किस आर्टिकल में, या फिर दोस्तों बेगार प्रथा जो है आपके, इस पर रोक किस आर्टिकल में, सो तस्करी, सो मानव अंगों की, सो मानव अंगों की तस्करी जो है, सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और जो बेगार प्रथा है, बेगार प्रथा है, इसके ऊपर रोक कहां पर है, इसके ऊपर रोक आपके आर्टिकल नंबर 23 के अंदर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 44 पूछूं आपसे, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसका उल्लेख कहां पर, सो इसको बोलते हैं समान नागरिक संहिता, क्या बोलते हैं, समान नागरिक संहिता कहते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल नंबर 44 में। अच्छा, अगर सवाल पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में, अच्छा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा है, गोवा आपका पहला स्टेट। ठीक है, कभी सवाल पूछे यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों इसके लिए बिल पारित करने वाला, इसके लिए बिल पारित करने वाला पहला आपके राज्य कौन सा है, वो हो गया आपका उत्तराखंड। कौन सा हो चुका है, उत्तराखंड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य गोवा हो गया, पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा हो चुका है, उत्तराखंड हो चुका है। आर्टिकल नंबर 44 भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा दोस्तों आंसर आर्टिकल नंबर क्या है, आर्टिकल नंबर 3 हमारा ठीक आंसर है। कोई भी राज्य का नाम चेंज करना हो या उसकी सीमा में चेंज करना हो तो आर्टिकल नंबर 3। ठीक है, लेकिन दोस्तों लिखना आपके नए राज्य का प्रवेश पूछूं आपसे, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट क्या है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट पूछे आपसे, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट जो है यह कहां है दोस्तों, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट जो है ये आर्टिकल नंबर 2 के अंदर। ठीक है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट कहां पर है, आर्टिकल 2। ठीक है, जिस प्रकार दोस्तों आपके, जिस प्रकार साथियों आपके सिक्किम दोस्तों, सिक्किम जो है वो भारत का, सिक्किम दोस्तों भारत का राज्य बनता है, वो आर्टिकल नंबर 2 से बनता है। ठीक है, सिक्किम भारत
का राज्य है, कौन से आर्टिकल से बना है? आर्टिकल नंबर 2 से बना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, सिक्किम पूछूं आपसे, इसे दोस्तों भारत का राज्य बनाने के लिए हमने कौन सा संविधान संशोधन किया है? यह सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। भगत सिंह और बीके दत्त ने कब दोस्तों केंद्रीय विधानसभा में, केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका? ठीक है, सवाल पूछ रहे हैं कि भगत सिंह और, इसको बोलते हैं बटुकेश्वर दत्त, है ना, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कब जो है वो सेंट्रल आपकी जो असेंबली है उसमें बम फेंका था? आपसे सवाल ये पूछ रहा है ना। ऑप्शन नंबर 1 8 अप्रैल 1929 को, ऑप्शन नंबर बी 9 अगस्त 1925 को, ऑप्शन नंबर सी 7 अप्रैल 1925 को, ऑप्शन नंबर डी 12 मार्च 1930 को। सवाल आपके सामने यहां पर दोस्तों लिखिए, आपके 36वां संविधान संशोधन 1975, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन 1975 जो है ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आई दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, है ना। पहली बात दोस्तों इसकी फुल फॉर्म लिखना। एक दोस्तों कौन थे आपके? एक तो थे शहीद भगत सिंह हमारे, और एक कौन आपके? बटुकेश्वर दत्त। कौन है? बटुकेश्वर दत्त हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इन्होंने 8 अप्रैल दोस्तों आपके 8 अप्रैल 1939, कब सो? 8 अप्रैल 1929, है ना। 8 अप्रैल दोस्तों 1929 आपके इस तारीख को साथियों, इस तारीख को सेंट्रल दोस्तों, सेंट्रल आपके असेंबली जो है आपसे विधान परिषद जो है यहां पर बम फेंक दिया, ठीक है। गुरुजी बम क्यों फेंका? क्योंकि दोस्तों यहां पर एक बिल के ऊपर बातचीत चल रही थी, और सो बिल कौन सा? पब्लिक सेफ्टी बिल था, उसका विरोध करने के लिए उन्हें बम फेंक दिया, ठीक है। लिखना पब्लिक सेफ्टी जो बिल है यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। पब्लिक सेफ्टी जो बिल जो है, इस बिल का विरोध करने के लिए, इस बिल का विरोध करने के लिए बम फेंक दिया। क्या दोस्तों गुरुजी कोई लोग मरे यहां पर? तो किसी को मारने के लिए दोस्तों बम नहीं फेंका है, बहरों को सुनाने के लिए बम फेंका। इन्होंने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए हमने बम फेंका है। लिखना बहरों को सुनाने के लिए, बहरों को सुनाने के लिए बम फेंका गया था, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहरों को सुनाने के लिए बम फेंका है, यह भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। वहीं दोस्तों हमारा तो आंसर क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है, 8 अप्रैल 1929 ठीक आंसर हो चुका है। ऑप्शन दोस्तों बी देखना, 9 अगस्त 1925 बात को आपसे, इस तारीख को साथियों सो, यह तीनों तारीख मैं दोस्तों आगे लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए एक तारीख लिख रही है कौन सी? 9 अगस्त 1925, ठीक है। एक तारीख लिख रही कौन सी आपके? एक लिख रही है 7 अगस्त 1905 दोस्तों ना। एक लिख रहा है कौन सा? 12 मार्च 1930 जो है, यह 3 तारीख आपके सामने यहां पर देखिए। 9 अगस्त 1925 पूछूं आपसे, इस तारीख को साथियों काकोरी ट्रेन डकैती, जिसको वर्तमान में काकोरी ट्रेन एक्शन कहते हैं ना, काकोरी ट्रेन एक्शन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें शामिल कौन कौन थे? एक तो राम प्रसाद बिस्मिल दोस्तों आपके, एक लिखिए कौन? अशफाक उल्ला खान। लिखना अशफाक उल्ला खान दोस्तों। एक कौन थे आपके? राजेंद्र लाहिड़ी शामिल थे इसके अंदर। एक कौन आपसे? एक आपके रोशन सिंह शामिल थे, और एक हमारे कौन थे? चंद्रशेखर आजाद जो है। ये 5 लोग शामिल थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके अंदर? काकोरी ट्रेन एक्शन के अंदर, ठीक है। वहीं दोस्तों 7 अगस्त 1905 पूछूं आपसे, अरे याद करो दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, और इसको करने वाले कौन सो? इसको करने वाले थे करजन। कौन था? करजन इसको करने वाला था, और इसी के खिलाफ, इसी के खिलाफ जो हमने 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 7 अगस्त की तारीख को होती है। इसीलिए दोस्तों इस तारीख को जो है हम जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस बनाते हैं, यह भी आपको नोट करना है। नेशनल हैंडलूम डे बनाते हैं, यह भी आपसे एग्जाम वाला पूछ सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों आगे देखिएगा, 12 मार्च 1930 पूछो आपसे, इस तारीख को स्टार्ट होती है कौन सी? डांडी मार्च जो है वो से इस तारीख को दोस्तों स्टार्ट होती है। और वहीं दोस्तों 6 अप्रैल पूछे आपसे, 6 अप्रैल 1930 को सो डांडी में पहुंचकर नमक कर का दोस्तों विरोध करने के लिए नमक को उठाकर जो है आंदोलन शुरू होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डांडी मार्च शुरू कब होती है? 12 मार्च को होती है, और समाप्त कब होती है? आपके 6 अप्रैल को होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने 4 दोस्तों महत्वपूर्ण डेट जो है
इतिहास की मैंने आपको लिखा दी। एक तो है 8 अप्रैल 1929 है, एक है 9 अगस्त 1925 है, एक है 7 अगस्त 1905 करना क्या 7 अगस्त 1905 कीजिएगा। एक कौन सी है 12 मार्च 1930 आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको ठीक कीजिएगा 7 अगस्त 1905 कर दीजिएगा ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट इन महाराष्ट्र, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी। चार ऑप्शन आपके सामने, इन चारों में से दोस्तों किसका उद्गम जो है वो महाराष्ट्र में होता है। सवाल आपके सामने यहाँ पर कावेरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी। पहले दोस्तों चारों का उद्गम लिखिए आप, चारों का उद्गम जो है वो कहां कहां दोस्तों होता है। देखो कावेरी पूछूं आपसे, इसका दोस्तों उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कहां से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो है कर्नाटक से होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से इसका दोस्तों उद्गम होता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र पूछूं आपसे, यह साथियों से तिब्बत जो है यहां से निकलती है, तिब्बत से कौन आपके ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। नर्मदा पूछूं आपसे, यह दोस्तों अमरकंटक की जो पहाड़ी है यहां से निकलती है ना, अमरकंटक की जो पहाड़ी जो है एमपी छत्तीसगढ़ बाउंड्री के ऊपर जो पहाड़ी है यहां से निकलती है ना। गोदावरी पूछूं आपसे, इसका दोस्तों उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम होता है त्र्यंबकम की पहाड़ी दोस्तों कहां पर, नासिक से होता है, ठीक है। नासिक कहां पर है, नासिक आपका महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा ठीक आंसर हो गया है, गोदावरी आपका ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक आंसर, ठीक है। उद्गम की बात दोस्तों आपके सामने यहां पर है, चारों का उद्गम आपके सामने, ठीक है। एक दोस्तों महत्वपूर्ण नदी दोस्तों और आपके वो कौन सी है, वो है कृष्णा नदी। अगर पूछूं आपसे इसका उद्गम कहां से होता है, महाबलेश्वर की पहाड़ी से। कहां से, महाबलेश्वर की पहाड़ी जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, यहां से होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन हमारा कावेरी पूछूं आपसे, देखिए दोस्तों इसकी कुछ सहायक नदी पूछे आपसे कौन सी है, लिखिए हेमवती। कौन सा, हेमवती, काबनी। कौन सी है, हेमवती, काबनी। और सो भवानी जो है आपके वो किसकी है, कावेरी की, ठीक है। तो लिखिए सो हेमवती, काबनी और भवानी जो है वो आपको तीनों ध्यान रखना है, ठीक है। हेमवती, काबनी, भवानी तीनों कावेरी की आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वहीं दोस्तों इसके ऊपर बांध कौन सा है, इसके ऊपर एक बांध है कृष्णराज सागर बांध, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कृष्णराज सागर बांध पूछूं आपसे, ये इसके ऊपर आपको नोट करना है, ठीक है। और इसको बनाने वाले कौन आपके, एम विश्वेश्वरैया। कौन सा आपके, एम विश्वेश्वरैया साहब जो है ये इसको बनाने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों ब्रह्मपुत्र की बात करूं आपसे, इसको साथियों तिब्बत में क्या बोलते हैं, सो इसको तिब्बत में बोलते हैं सांगपो रिवर। क्या बोलते हैं, सांगपो बोलते हैं। और वहीं दोस्तों बांग्लादेश में क्या बोलते हैं इसको, बांग्लादेश के अंदर बोलते हैं इसको जमुना। क्या बोलते हैं, जमुना कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं और बांग्लादेश में बोलते हैं इसको जमुना, आपको ध्यान। आपके नर्मदा पूछूं आपसे, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। यहां से दोस्तों आपके यहां से सोन नदी भी निकलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 कौन सा है, गोदावरी की बात करूं आपसे, लिखिए दोस्तों आपके दक्षिण भारत पूछूं आपसे, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी आपके, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो सब कौन सी आपके, वो गोदावरी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी सहायक नदी पूछूं आपसे, वो सब पेन गंगा, सो आपके लेना पेन गंगा और सो वेन गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा, प्राणहिता दोस्तों आपके, प्राणहिता, मंजिरा, ठीक है। प्राणहिता दोस्तों आपके, प्राणहिता, मंजिरा, इसके अलावा इंद्रावती है ना, ये इसकी सहायक नदी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर सुनिएगा, पेन गंगा, वेन गंगा, प्राणहिता, मंजिरा, इंद्रावती, ये इसकी सहायक नदी गोदावरी की आपको ध्यान रखनी है। साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो गोदावरी, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पेन गंगा, वेन गंगा, प्राणहिता, गोदावरी की जो है सहायक नदी है, ये सवाल भी आपसे यहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है। अगर सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर ये पूछ ले भाई साहब दोस्तों कि आपके पोलावरम और जायकवाड़ परियोजना किस नदी के ऊपर लिखना, आपके पोलावरम और जायकवाड़ परियोजना जो है वो भी आपके गोदावरी के ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके, कभी सवाल पूछूं आपसे पोलावरम लिखना, पोलावरम और जायकवाड़ पूछे आपसे, पोलावरम और जायकवाड़ जो परियोजना है यह नदी कौन सी है आपके, यह नदी छापना कौन सी है, गोदावरी नदी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पोलावरम और जायकवाड़ पूछूं आपसे, गोदावरी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों सवाल पूछूं आपसे तुंगभद्रा पूछे आपसे, तुंगभद्रा जो है सो यह किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी, आपको नोट करना है, ठीक है। तुंगभद्रा पूछे आपसे, कृष्णा नदी जो है इसकी सहायक नदी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के अंदर आपको
मतलब ये दोस्तों 25 सवाल मैंने आपको केवल एक क्वेश्चन में लिखा दिया ना, 25 से अधिक सवाल मैंने आपको केवल एक क्वेश्चन में लिखा दिए। कावेरी कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटक आपको नोट करना है, हेमवती, कावनी, भवानी, ये इसकी सहायक नदी दोस्तों आपके। और कृष्णराज सागर बांध जो है, जो कि एम विश्वेश्वरैया साहब ने बनाया था, वो भी इसी नदी के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, तिब्बत में सांगपो बोलते हैं इसको, और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। इसके सहायक नदी कौन सी? सुबनसिरी, धनसिरी, कामेंग, लोहित जो है वो इसकी सहायक नदी, ठीक है। नर्मदा पूछूं आपसे, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है दोस्तों, अमरकंटक से आपके सोन नदी निकलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, ओंकारेश्वर बांध पूछा आपसे, ओंकारेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध, या फिर दोस्तों आपके धुआंधार वाटरफॉल पूछा आपसे, धुआंधार वाटरफॉल जो है, या फिर दोस्तों आपके पूछे कि सरदार सरोवर बांध जो है ये किस नदी के ऊपर है? ये आपके नर्मदा के ऊपर, आपको नोट करना है, ठीक है। ओंकारेश्वर बांध कहां है? सो ये आपके एमपी के अंदर है। और धुआंधार कहां पर आपके? ये भी साथ ही एमपी के अंदर है। सरदार सरोवर गुजरात के अंदर है, और ये नर्मदा के ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओंकारेश्वर, धुआंधार, सरदार सरोवर नर्मदा नदी के ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों कृष्णा पूछूं आपसे, महाबलेश्वर से निकलती है, और इसकी सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा, आपको छापना है सहायक नदी। और कभी सवाल पूछे आपसे, नागार्जुन सागर बांध कहां पर है? नागार्जुन सागर बांध जो है ये भी आपके इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध जो है वो भी इस नदी के ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर ना, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ एन इंडियन सिटीजन्स टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी तो आपके 35 वर्ष। कुछ देर की खामोशी, फिर शोर आएगा। ये मेरी 7 क्लास दोस्तों होने दो एक बार जो है, उसके बाद देखेंगे रसगुल्ला कौन कहां पर खड़ा हुआ है ना। केवल 7 क्लास आप होने दो, ठीक है। बाकी दोस्तों मेरे पास रसगुल्ला वो काम नहीं है, मैं एक सवाल कराऊं फिर अगला सवाल दोस्तों कराऊं, मैं एक में पूरा बढ़िया पोस्टमार्टम करता हूं नंबर 1 नंबर का, ठीक है। देखिएगा 18 वर्ष, 30 वर्ष आपके, 25 वर्ष, 35 वर्ष, ठीक है। यहां लिखिए दोस्तों आप आपके 18 वर्ष पूछूं आपसे, 18 वर्ष लिखिए, 18 वर्ष आपसे ऐसे लिखिए आप। तो राष्ट्रपति के लिए कितनी एज चाहिए? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है। फिर लिखिए आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, फिर लिखिए आप लोकसभा एमपी, राज्यसभा एमपी, ठीक है। फिर दोस्तों लिखिए आप एमएलए लिख दीजिए और एमएलसी लिख दीजिए, ठीक है। फिर लिखिए दोस्तों आप इसके अलावा लिखना आपके वोट डालने की एज, ठीक है। देखिएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल पूछे आपसे, इसके लिए एज कितनी होती है? 35 वर्ष होती है ना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल जो है इसके लिए एज आपके 35 वर्ष दोस्तों ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए एज कितनी होती है? ये 25 वर्ष होती है ना। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम एज कितनी? 25 वर्ष होती है, ठीक है। सो लोकसभा एमपी पूछे आपसे, इसके लिए कितनी है? 25 वर्ष होती है, ठीक है। और सो राज्यसभा एमपी पूछे आपसे, इसके लिए कितनी होती है? इसके लिए 30 वर्ष होती है ना। और सो एमएलए के लिए पूछे कितनी होती है? इसके लिए 25 वर्ष होती है एमएलए के लिए, ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और मेंबर ऑफ काउंसिल पूछूं आपसे, इसके लिए 30 वर्ष होती है, ठीक है। और सो वोट डालने की एज आपकी कितनी है? ये 18 वर्ष आपको नोट करना है। यह दोस्तों पहले 21 वर्ष थी, अब ये 18 वर्ष हो चुकी है। पूछूं आपसे कैसे दोस्तों आपके, तो लिखिएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 जो है, इसके तहत दोस्तों राजीव गांधी जी ने आपके इसको 21 से 18 कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है ना। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पूछूं आपसे 25 वर्ष होती है। लोकसभा एमपी 25 वर्ष है, राज्यसभा एमपी 30 वर्ष है, एमएलए के लिए 25 वर्ष है, एमएलसी के लिए 30 वर्ष है, वोट डालने की एज 18 वर्ष है, और 21 से 18 वोट डालने की एज जो है 61वां संविधान संशोधन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा दोस्तों आंसर क्या है? हमारा आंसर है राज्यसभा वाला पूछा है, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है ना। अंबुबाची का मेला कहां दोस्तों आयोजित होता है, ठीक है। देखिएगा एक बड़ा महत्वपूर्ण मेले का सवाल है, 4 राज्य आपके सामने, इन चारों के महत्वपूर्ण मेले में आपको एक साथ लिखा रहा हूं, ठीक है। देखिए असम पूछूं आपसे, असम दोस्तों राज्य जो है, देखो एक तो अंबुबाची का मेला असम का दोस्तों ना, अम्मा और उसकी अम्मा की बहू ने रसगुल्ला, ठीक है, अम्मा और अम्मा की बहू ने रील बनाकर दोस्तों नाक में दम कर दिया। लिखिए दोस्तों, लिखिएगा
अम्मा और अम्मा की बहू दोस्तों ना, अम्मा और अम्मा की बहू ने रील बनाकर, क्या सो, रील बनाकर नाक में दम कर दिया। ठीक है, रील बनाकर नाक में दम कर दिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अम्मा और अम्मा की बहू ने रील बनाकर नाक में दम कर दिया। ठीक है, देखिए दोस्तों, अम्मा फोर दोस्तों आपके, अम्मा फोर ए फोर असम। ठीक है सो, और अम्मा फोर हो गया कौन सा, अंबुबाची का मेला। कौन सा, अंबुबाची का मेला कहाँ, असम के अंदर हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहू दोस्तों आपके, बहू फोर हो गया बिहू डांस। कौन सा, बहू फोर आपके बिहू डांस। ठीक है सो, और रील फोर पूछूं आपसे, रील फोर जोनबिल मेला। कौन सा है, रील फोर जोनबिल मेला। ठीक है, तो जोनबिल मेला भी कहां से, असम के अंदर। ठीक है सो, और दम फोर पूछूं आपसे, दम फोर मी दम नाफी। कौन सा है, मी दम मीफी पूछे आपसे, यह भी डांस कहां का है, असम का डांस, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अंबुबाची का मेला, बिहू डांस, जोनबिल का मेला और मीदम नाफी, ये चारों आपको असम में ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगर सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, अंबुबाची का मेला पूछा आपसे कहां लगता है, रसगुल्ला, कामाख्या माता मंदिर जो है यहां पर लगता है, आपको छापना है। ठीक है, इस मंदिर में लगता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अंबुबाची का मेला, बिहू आपके डांस, या फिर जोनबिल का मेला, या फिर दोस्तों मीदम नाफी डांस जो है, ये असम के आपको नोट करना, असम के फेस्टिवल है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, मेघालय पूछे दोस्तों आपसे, मेघालय का आपको वांगला दोस्तों, वांगला, नोंगक्रेम और बेहदीन खलम, ये तीनों आपको नोट करना है। सुनिए ना, मेघालय पूछूं आपसे, यहाँ का दोस्तों आपके एक तो वांगला फेस्टिवल, बांग्ला फेस्टिवल, एक दोस्तों आपके बांग्ला, एक बेहदीन खलम, ये खूब आता है एग्जाम में सो, बेहदीन खलम फेस्टिवल, एक रसगुल्ला चेरी ब्लॉज फेस्टिवल। कौन सा, चेरी ब्लॉज फेस्टिवल जो है, और एक दोस्तों कौन सा, नोंगक्रेम फेस्टिवल। कौन सा है, नोंगक्रेम फेस्टिवल जो है, ये आपको चार नोट करना है। ठीक है, बांग्ला, इसके अलावा बेहदीन खलम, चेरी ब्लॉसम और नोंगक्रेम कहाँ के, मेघालय के। ठीक है, और वहीं दोस्तों बांग्ला पूछूं आपसे, इसको बोलते हैं 100 आपके 100 ड्रम। ठीक है, 100 ढोलों का त्योहार। ठीक है, 100 ड्रम फेस्टिवल किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, आपको छापना बांग्ला को, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सो मिजोरम पूछूं आपसे, यहाँ का दोस्तों एक ही बड़ा फेमस है आपके, और वह है चाप चार कूट। कौन सा है, चाप चार कूट फेस्टिवल जो है, चाप चार कूट फेस्टिवल जो है वो कहां का दोस्तों, आपके मिजोरम का रम पीकर कूटना। क्या है, रम पीकर कूटना, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रम पीकर कूटना, इससे आपको नोट रखना है, रम पीकर कूटना मतलब कि चाप चार कूट मिजोरम, आपको नोट करना है। ठीक है, रम पीकर कूटना, रम पीकर कूटना मिजोरम का चाप चार कूट। ठीक है, इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आपके बंबू डांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को आपके बांस नृत्य बोलते हैं। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, इसी को आपके छिरौ डांस भी कहते हैं। ठीक है, इसी को चिरौ डांस भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बंबू डांस, चिरौ डांस, चाप चार कूट फेस्टिवल, तीनों का संबंध मिजोरम से दोस्तों होने वाला है। ठीक है, अच्छा सिक्किम पूछूं दोस्तों आपसे, सिक्किम रसगुल्ला सो लिखना लोसांग, लिखना सो लोसांग भूमचू। कौन सा सो, लोसांग भूमचू, और सो इसके अलावा लिखना लोसांग भूमचू, और सागा दावा फेस्टिवल पूछे कहां पर है, ये आपका सिक्किम का हो गया। ठीक है, तो लोसांग भूमचू फेस्टिवल और सागा दावा फेस्टिवल कहां का, सिक्किम का, आपको नोट करना है। फिर सुन लीजिएगा, असम में कौन कौन से, अंबुबाची का मेला, बिहू जोनबिल का मेला और मीदम नाफी अंबुबाची, आपके असम हो गया। ठीक है, मेघालय पूछूं आपसे, बांग्ला, बेहदीन खलम, चेरी ब्लॉसम और नोंगक्रेम हो गया। ठीक है, मिजोरम पूछूं आपसे, चाप चार कूट फेस्टिवल हो गया ना, सिक्किम पूछे आपसे लोसांग भूमचू और सागा दावा फेस्टिवल हो गया, आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर है अंबुबाची का मेला कहां पर है, असम के अंदर है, ऑप्शन नंबर 1 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ी दोस्तों, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है ना, नहीं है ये सवाल पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कोज बाई बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया से नहीं होने वाला पूछा है। ठीक है, एम्पोक्स, कुष्ठ रोग, प्लेग, टाइफाइड। दोस्तों ना, आप दोस्तों वो लिखो, आपके सो वो रोग आपके जो इससे दोस्तों होते हैं। ठीक है, जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, अरे याद कीजिए, पंडित का टिक क्या है, पंडित का टिक न्यू है। ठीक है, पंडित का टिक न्यू है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पै फोर पूछूं आपसे, पै फोर प्लेग। ठीक है, डी फोर आपसे, डी फोर होता है डिप्थीरिया। तो आपके डी फोर क्या, डी फोर होता है डिप्थीरिया होता है। ठीक है सो, और तै फोर पूछूं आपसे, तै फोर तपेदिक या फिर टीबी। ठीक है, का फोर क्या है, का फोर आपके काली खांसी होती है। ठीक, काली खांसी का फोर दोस्तों ना, और टी फोर पूछा आपसे, टी फोर टिटेनस दोस्तों आपके, और इसके अलावा टाइफाइड
टाइफाइड होता है। क्या होता है? टाइफाइड होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। K4 पूछे आपसे, K4 होता है कुष्ठ रोग, ठीक है, लेप्रोसी कहते हैं ना। न्यू4 क्या है? न्यू4 निमोनिया दोस्तों ना, न्यू4 निमोनिया। और H4 क्या है? H4 आपका हैजा, कौन सा? हैजा, ठीक है। तो प्लेग, प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी, काली खांसी, टिटेनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा, ये सारे के सारे रोग किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, प्लेग की बात करूं आपसे, प्लेग को बोलते हैं काली मौत। क्या बोलते हैं? अरे दोस्तों, एग्जाम में ये सवाल पूछता है आपसे कि भाई इस रोग से किस अंग पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। एग्जाम में सवाल आता है। डिप्थीरिया पूछूं आपसे, इससे दोस्तों आपके जो श्वसन, जो आपके लंग्स जो हैं, इस पर प्रभाव पड़ेगा, आपको नोट करना है। तो टीबी पूछूं आपसे, इस पर भी दोस्तों आपके फेफड़े जो आपके लंग्स जो हैं, ये प्रभावित होने वाले हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। काली खांसी दोस्तों आपके यहां भी जो लंग्स जो हैं आपके, यह प्रभावित दोस्तों होने वाले हैं, ठीक है। अगर पूछे आपसे टिटेनस पूछूं आपसे, इसको बोलते हैं धनुष टंकार रोग। क्या होते हैं? इसको बोलते हैं धनुष टंकार रोग, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। और तो टाइफाइड पूछूं आपसे, इसे बोलते हैं दोस्तों आपके मियादी बुखार कहते हैं, और इसके लिए एक बड़ा फेमस टेस्ट है, विडोल टेस्ट कहते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। तो कुष्ठ रोग पूछूं आपसे, इसे बोलते हैं हम लोग हैंसन रोग। क्या बोलते हैं? हैंसन रोग बोलते हैं, ठीक है। तो निमोनिया पूछूं आपसे, इसमें रसगुल्ला श्वसन, आपके रेस्पिरेशन या फिर दोस्तों फेफड़े जो हैं आपके, इसमें प्रभावित होते हैं, आपको ध्यान रखना है। सो और हैजा पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके यहाँ पर जो आंत है आपकी, वो सब प्रभावित होती हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो ये सारे रोग दोस्तों, ये निमोनिया वाला सवाल दोस्तों एसएससी एमटीएस में आपके, और सीजीएल वाला सवाल जो है, ये सवाल पूछ चुका है, ठीक है। हमारा आंसर दोस्तों क्या है? कुष्ठ रोग है, रसगुल्ला, प्लेग है, टाइफाइड दोस्तों है, एमपोक्स नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। एमपोक्स दोस्तों आपके वायरस से होगा, ठीक है। एमपोक्स पूछूं आपसे, ये रसगुल्ला डीएनए वायरस से होगा, ये आपको नोट करना है, ठीक है। वर्तमान दोस्तों, वर्तमान में सबसे चर्चित बीमारी कौन सी? वो है एमपोक्स। इसको मंकी पॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे मंकी पॉक्स कहते हैं बेटा ना, इसे मंकी पॉक्स कहते हैं। और अभी दोस्तों WHO ने किसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? इसे WHO पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जो है वो घोषित कर दिया, ठीक है। अच्छा, आपसे सवाल ये पूछ ले भाई, मंकी पॉक्स का दोस्तों पहला रोग जो है कहां पर दोस्तों आया, ठीक है। मंकी पॉक्स का पहला रोग ही पूछूं आपसे, वो कहां दोस्तों आता है? वो आता है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में आता है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है यहां पर आता है, यह भी आपको नोट करना है। यह पहला केस पूरे विश्व में यहां पर आया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा दोस्तों आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 एमपोक्स हमारा आंसर है। बाकी मैंने आपको प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी, काली खांसी, टिटेनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा, इसके बारे में यहां पर लिखा दिया। और ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं, डीएनए वायरस आपको ध्यान रखना है, एमपोक्स इससे होता है, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है, और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इसका पहला केस मिला था, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर जीवाणु वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। एक सवाल दोस्तों और लिख दीजिए, जीवाणु की खोज करने वाला कौन? ठीक है, लिखना जीवाणु जो है इसको डिस्कवर करने वाला कौन सा? वो था आपके ल्यू वैन होक। कौन था? ल्यू वैन होक जो है ये जीवाणु की खोज करने वाला, ठीक है। और ल्यू वैन होक पूछूं आपसे, जीवित कोशिका जो है इसकी खोज करने वाला कौन था? आपके जीवित कोशिका जो है इसकी खोज करने वाला कौन है? वो भी आपके ल्यू वैन होक दोस्तों ना। अच्छा बताओ, जीवित कोशिका जो है इसकी खोज कब हुई थी? ये सवाल आपके सामने, ठीक है। और वहीं दोस्तों रॉबर्ट हुक पूछूं आपसे, इस रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका है इसकी खोज कब की? ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका है इसकी खोज कब की है? ये सवाल आपके सामने, ठीक है। देखिए तो पहला क्वेश्चन है ल्यूवेनहोक जीवाणु की खोज करने वाला, ठीक है, आपको नोट करना है। अगर पूछूं आपसे जीवित कोशिका जो है सो लिविंग सेल जो है इसकी खोज कब दोस्तों होती है? अरे लिविंग सेल की खोज कब होती है? 1674 में। कब होती है? 1674 में लिविंग सेल की खोज होती है, ठीक है। और रॉबर्ट हुक पूछूं आपसे 1665 पूछा आपसे, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका दोस्तों खोजी थी आपके वो 1665 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय किंग हर्षवर्धन आपके सामने, ठीक है। अष्टाध्यायी, कादम्बरी, आमुक्तमाल्यदा और प्रियदर्शिका, चार दोस्तों ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपके हर्षवर्धन पूछूं आपसे, जो राजा हर्षवर्धन पूछा आपसे, इनकी दोस्तों 3 बुक है, ठीक है। कौन कौन सी? प्रियदर्शिका दोस्तों आपके, एक तो ये आपके, एक दोस्तों आपके कौन से आपके, एक
है नागानंद, ठीक है। तो प्रियदर्शिका, सो प्रियदर्शिका एक बुक तो ये हो गई। सो एक नागानंद पूछो आपसे, इनकी बुक्स आपके नागानंदा, और इसके अलावा रत्नावली पूछे आपसे, वो भी इन्हीं की बुक है, ठीक है। इन्होंने 3 बुक लिखी है ना, रत्नावली, नागानंदा और प्रियदर्शिका, आपको नोट करना है, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। बाकी दोस्तों इनके ऊपर दोस्तों एक बुक कौन सी है, कादम्बरी बुक तो इनके ऊपर है, और इसके अलावा हर्षचरित जो है यह बुक भी इन्हीं के ऊपर है। और ये लिखने वाला कौन सा, इनके दरबार में कौन था आपके, कौन थे, बाणभट्ट, ठीक है। तो पूछूं आपसे, कादम्बरी और हर्षचरित लिखने वाले कौन थे, बाणभट्ट थे। बाकी नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका पूछूं आपसे, यह लिखने वाले कौन से, खुद आपके राजा हर्षवर्धन थे, ठीक है। अच्छा, अष्टाध्यायी पूछा आपसे, इसको लिखने वाला कौन सा, पाणिनि इसको लिखने वाला था। और आप जानते हो संस्कृत जो भाषा है, इसका व्याकरण का पहला ग्रंथ कौन सा है भारत का, वो यही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पूछूं आपसे, आमुक्तमाल्यदा पूछा आपसे, इस ग्रंथ को तो लिखने वाले कौन आपके, इसको लिखने वाले कौन थे, कृष्ण देव रॉय, कौन थे, कृष्ण देव रॉय जो है वो इसको लिखने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आमुक्तमाल्यदा पूछूं आपसे, इसको लिखने वाले कौन सा, कृष्ण देव रॉय थे, ठीक है। अच्छा, आपसे ये पूछे कि सो आमुक्तमाल्यदा ग्रंथ जो है वो कौन सी लैंग्वेज में ना, कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। हमारा तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, आपका ठीक आंसर है। प्रियदर्शी का ठीक आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक सवाल मैंने आपसे पूछा है, कृष्णदेव रॉय ने जो ये ग्रंथ दोस्तों लिखा था आपके, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। सवाल आपसे यहां पर पूछ सकता है कि वो लैंग्वेज कौन सी है जिसमें लिखा गया है, आपको बताना। सुन लेना, लैंग्वेज पूछूं आपसे, लैंग्वेज कौन सी है, तेलुगु भाषा में लिखा गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तेलुगु भाषा में लिखा गया, सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम मधुरक है ना, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, सवाल आपसे यहां पर ये पूछ रहा है, ठीक है। सोडियम बेंजोएट, ग्लूकोज, सुक्रोज, सैकरिन। दोस्तों देखो सवाल पूछ रहा है भाई, इन चारों में से कौन दोस्तों आपके एक आर्टिफिशियल स्वीटनर दोस्तों आपके, मतलब मनुष्य ने उसको बनाया दोस्तों, और वो कौन सा लिखना, प्रिस्टल है दोस्तों, वेरी गुड है ना। ऑक्सीजन की खोज करने वाला कौन था, प्रिस्टले का नाम लिखना, प्रिस्टले का नाम आपको छापना है, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों ना, आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन आपके, वो सैकरीन है, ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक आंसर है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज को बोलते हैं ब्लड शुगर, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लड शुगर, आपको छापना है, ठीक है। तो ग्लूकोज को बोलते हैं ब्लड शुगर, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसका एक नाम और होता है, वो आप लोग मुझे छाप दोगे, और फॉर्मूला इसका C6H12O6 जो है, ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, सुक्रोज पूछूं आपसे, दोस्तों ग्लूकोज प्लस आपके ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज ना, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जो है यह मिलकर क्या बनता है आपके, यह मिलकर बनता है सुक्रोज, ठीक है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दोस्तों आपके यह बनता है सुक्रोज। गर्लफ्रेंड पर शक नहीं करना, ठीक है, गर्लफ्रेंड पर शक नहीं करना, ठीक है। G फॉर ग्लूकोज, F फॉर फ्रक्टोज और शक फॉर हो गया सुक्रोज, ठीक है। G फॉर ग्लूकोज, F फॉर फ्रक्टोज और शक फॉर आपके सुक्रोज दोस्तों ना। अगर आपसे पूछूं आपसे अगर आपसे पूछे कि भाई साहब सुक्रोज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेबल शुगर, क्या बोलते हैं, आपकी टेबल पे जो चीनी होती है उसको बोलते हैं टेबल शुगर, सुक्रोज है ना। आपके जो टेबल पे जो चीनी होती है उसको बोलते हैं टेबल शुगर, चीनी कहते हैं, उसी को सुक्रोज कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपके टेबल पे जो चीनी दोस्तों रखी होती है उसको बोलते हैं टेबल शुगर या चीनी कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सैकरीन दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया ना। अच्छा, सोडियम बेंजोएट पूछूं आपसे, कभी सवाल दोस्तों पूछा आपसे कि भाई फूड प्रिजर्वेशन, पूछूं आपसे फूड प्रिजर्वेशन जो है इसमें किसका यूज करते हैं, इसमें आपके किसका, सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं खाद्य परिरक्षण, क्या बोलते हैं इसको, खाद्य परिरक्षण कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है। इसमें जो सोडियम बेंजोएट है इसका यूज करते हैं, ठीक है। सोडियम बेंजोएट खाद्य परीक्षण में करते हैं। ग्लूकोज को ब्लड शुगर बोलते हैं दोस्तों आपके, सुक्रोज को हम टेबल शुगर बोलते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आपको ध्यान रखना है, और सैकरीन हमारा क्या, आर्टिफिशियल स्वीटनर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है ना। निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सेरीकल्चर, ठीक है। सेरीकल्चर से किसको बोलते हैं, मधुमक्खी पालन पूछूं आपसे, इसको बोलते हैं एपीकल्चर, क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं मधुमक्खी पालन को, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके अंगूर की खेती पूछूं आपसे, इसको बोलते हैं विटीकल्चर,
कल्चर, क्या बोलते हैं इसको, वीटी कल्चर कहते हैं, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके रेशम कीट पालन पूछूं आपसे, इसको बोलते हैं क्या रसगुल्ला, इसको बोलते हैं आपको, या रेशम कीट पालन बोलते हैं सेरी कल्चर, क्या बोलते हैं, शहरी कल्चर बोलते हैं। हाँ, सेरी कल्चर पूछूं आपसे, रेशम की साड़ी, ठीक है। रेशम की साड़ी सेरी कल्चर हो गया ना। अगर आपसे ये सवाल पूछे कैंचो की खेती पूछा आपसे, इसको बोलते हैं वर्मी कल्चर, क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, विटीकल्चर अंगूरों की खेती, सेरीकल्चर पूछा आपसे रेशम कीट पालन, ठीक है। और वर्मी कल्चर पूछूं आपसे कौन सा होता है, कैंचो की खेती होता है, अर्थवॉर्म की खेती आपको नोट करना है, ठीक है। सवाल पूछ रहा है सेरीकल्चर, आपके ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पंचमहल कहां पर दोस्तों स्थित, ठीक है। देखो पंचमहल पूछा आपसे, वो कहां पर है, वेयर इज पंचमहल सिचुएटेड, ठीक है। हुमायूं का मकबरा के अंदर है, फतेहपुर सीकरी के अंदर, बीबी का मकबरा में, या फिर होयलेश्वर मंदिर के अंदर है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। पंचमहल कहां पर दोस्तों आपके, देखो पंचमहल का आंसर क्या दोस्तों आपके, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी जो है फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर पंचमहल है, आपको याद होगा, ठीक है। पंचमहल कहां पर है, फतेहपुर सीकरी के अंदर, ठीक है। बाकी दोस्तों लिखना आपके, इसको 1986 के अंदर यूनेस्को में शामिल किया गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर फतेहपुर सीकरी, ये भी आपको छापना है, ठीक है। यहीं पर दोस्तों आपके बुलंद दरवाजा है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। और सो पूछूं आपसे, इसको बनवाने वाला कौन दोस्तों आपके, अकबर, इसको बनवाने वाला आपको नोट करना है, ठीक है। अकबर दोस्तों बनवाने वाला हो गया, तो पंचमहल को बनवाने वाला सो अकबर हो गया, फतेहपुर सीकरी बनवाने वाला अकबर दोस्तों आपके। बुलंद दरवाजा पूछूं आपसे, इसको दोस्तों बनवाने वाला सो गुजरात विजय, लेना गुजरात जो विजय, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा को बनाया गया, आपको नोट करना है, ठीक है। ये भी आपके अकबर ने दोस्तों बनवाया, ठीक है। यहीं पर दोस्तों आपके सलीम चिश्ती दरगाह पूछे आपसे, सलीम चिश्ती दरगाह कहां पर है, वो भी यहीं पर है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, फतेहपुर सीकरी। ये सारी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। वहीं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पूछूं आपसे, पूर्व का ताजमहल किसको बोलते हैं, पूर्व का ताजमहल जो है वो हुमायूं के मकबरे को बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों बनाने वाली कौन, इसको हाजी बेगम जो है वो इसको बनाने वाली, ठीक है। और सो कौन शैली में बना हुआ है, आपके चार बाग शैली में बना हुआ है, आपको नोट करना है, ठीक है। चार बाग शैली जो है इसमें बना हुआ है, ये भी आपको छाप लेना है दोस्तों, हुमायूं का मकबरा, ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा पूछूं आपसे, पूर्व का ताजमहल कहते हैं इसको, हाजी बेगम ने बनवाया था, और चार बाग शैली में सो बना हुआ है, चारों ओर इसके बाग हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो 1993 के अंदर जो है इसको यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें शामिल किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आगे देखिए, बीबी का दोस्तों मकबरा पूछूं आपसे, इसको दोस्तों बनवाने वाला कौन सो, इसको बनवाने वाला कौन, आपके औरंगजेब साहब इसको बनवाने वाले थे, औरंगजेब से बनवाने वाले इसको। और सो कहां बनवाया इसको, औरंगाबाद के अंदर बनवाया, आपको नोट करना है, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। इसको बोलते हैं ताजमहल की भद्दी नकल बोलते हैं, ठीक है। ताजमहल की भद्दी नकल कहते हैं इसको, आपको नोट करना है ना। तो औरंगाबाद के अंदर औरंगजेब ने बनवाया था कौन सा, बीबी का मकबरा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों होलेश्वर मंदिर पूछूं आपसे, यह कहां दोस्तों आपके, यह कर्नाटक के अंदर है। और सो भारत का यूनेस्को में 42वां विश्व धरोहर पूछूं आपसे, वो कौन सा है, वो होयलेश्वर मंदिर है, और 2023 में इसको शामिल किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो होयलेश्वर मंदिर पूछूं आपसे, भारत का 42वां वर्ल्ड हेरिटेज कौन सा, होयलेश्वर मंदिर है, कर्नाटक के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा दोस्तों आपके, ये चार बाग शैली, और आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ध्यान रखनी है ना। फतेहपुर सीकरी पूछे आपसे, बुलंद दरवाजा, इसके अलावा सलीम चिश्ती दरगाह, ये सारी यहीं पर, पंचमहल भी यहीं पर, ठीक है। बीबी का मकबरा पूछूं आपसे, औरंगाबाद के अंदर औरंगजेब ने बनवाया, ठीक है। वहीं आपके होलेश्वर मंदिर पूछो कर्नाटक के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर हो गया ना। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक चंदेल वंश के दौरान, ऑप्शन नंबर बी तुलुप वंश के दौरान, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट वंश के दौरान, ऑप्शन नंबर डी आपका पल्लव वंश के दौरान। ये चार महत्वपूर्ण वंश आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखो
खजुराहो का मंदिर कहाँ है दोस्तों आपके, ये मध्य प्रदेश का छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको छाप लेना है, ठीक है। और सो पंचायतन शैली में बना हुआ है, यह भी आपको पता है, ठीक है। और वहीं दोस्तों यहाँ का बड़ा फेमस मंदिर कौन सा है, कंदरिया महादेव जी का मंदिर जो है वो यहाँ का बड़ा फेमस मंदिर है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खजुराहो का मंदिर, ठीक है। अच्छा, इसको बनाने वाला वंश कौन सा आपके, चंदेल शासक बनाने वाले इसके। ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर है। पंचायतन शैली आपको ध्यान रखना है। सो मध्य प्रदेश के अंदर आपको नोट करना है, कंदरिया महादेव जी का मंदिर बड़ा फेमस मंदिर जो है वो यहाँ पर दोस्तों ना। ऑप्शन नंबर भी आपके तुलु वंश पूछूं आपसे, यहाँ के फेमस कौन आपके, कृष्णदेव राय पूछा आपसे, यहाँ के फेमस शासक थे तुलु वंश के, आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा, पूछा आपसे किसके दरबार में अष्ट दिग्गज थे छापना, वो इन्हीं के दरबार में थे, आपको नोट करना है, ठीक है। कृष्णदेव राय किस वंश के थे, तुलु वंश का नाम भी आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रकूट वंश पूछूं आपसे, इसके संस्थापक कौन दोस्तों आपके, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, दंती दोस्तों, कौन था आपके, दंती दुर्ग जो है आपके वो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे, ये आपको नोट करना है दोस्तों ना। अच्छा, वहीं पूछूं आपसे, राष्ट्रकूट वंश जो है इस वंश का फेमस दोस्तों मंदिर कौन सा है, एलोरा कैलाश मंदिर, कौन सा, एलोरा कैलाश मंदिर जो है वो यहाँ का फेमस मंदिर है, ये आपको छापना है। और इसको बनवाने वाले कौन आपके, इसको बनवाने वाले कौन थे, कृष्ण फर्स्ट जो है ये इसको बनवाने वाले आपको नोट करना है, ठीक है। तो एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश के दौरान बनाया गया था और बनवाने वाले कृष्ण फर्स्ट थे। और सो एलोरा कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के अंदर है और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, दंती दुर्ग का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों अगर सवाल पूछूं आपसे, एलोरा सो कैलाश मंदिर आपके यह एकाश में पत्थर का दोस्तों, एकाश में पहाड़ी का उदाहरण है, एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे काट कर तैयार किया गया मंदिर, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। सो मोनोलिथ टेम्पल है ना। पल्लव वंश पूछूं आपसे, पल्लव वंश पूछा आपसे, पल्लव वंश तो आपके इसके संस्थापक कौन था आपके, सिंह विष्णु पूछा आपसे, सिंह विष्णु जो है वो इसके संस्थापक आपको नोट करना है, ठीक है। पल्लव वंश के फाउंडर कौन है, सिंह विष्णु फाउंडर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, पल्लव वंश पूछूं दोस्तों आपसे, पल्लव वंश का एक बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर कौन सा आपके, वो है महाबलीपुरम का रथ मंदिर, ठीक है। सुना, महाबलीपुरम का रथ मंदिर पूछा आपसे। महाबलीपुरम ये स्थान कहां पर है बेटा, महाबलीपुरम स्थान जो है ये तमिलनाडु के अंदर आपको नोट करना है, ठीक है। और सो महाबलीपुरम का रथ मंदिर पूछूं आपसे कहां पर, सो ये तमिलनाडु के अंदर है रथ मंदिर। और इसको बनवाने वाला कौन सो, इसको बनवाने वाला नरसिंह बर्मन फर्स्ट कौन है, नरसिंह बर्मन फर्स्ट जो है ये इसको बनवाने वाला आपको नोट करना है, ठीक है। तो महाबलीपुरम का तो रथ मंदिर पूछूं आपसे, नरसिंह बर्मन फर्स्ट बनवाने वाला, और तमिलनाडु से यहां पर है, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं आपके सप्त पैगोडा कहते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। सप्त पैगोडा कहते हैं, आपको नोट करना है, एग्जाम में सवाल पूछता है आपसे, नोट रखना है, ठीक है। तो महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर रथ मंदिर है दोस्तों, बनवाने वाला कौन है, नरसिंह बर्मन फर्स्ट है, और इसी को सप्त पैगोडा कहते हैं, ये सवाल भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। लगे हाथ दोस्तों एक वंश और लिख लो आपके, लगे हाथ एक वंश और लिखो, चोल वंश, ठीक है। अच्छा, चोल वंश पूछूं आपसे, इसके फाउंडर कौन बेटा, तो इसके फाउंडर कौन दोस्तों आपके, इसके फाउंडर थे विजय आल्ले, कौन थे, विजय आल्ले इसके फाउंडर, आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा, पूछूं आपसे इस वंश का महत्वपूर्ण मंदिर कौन सा है, वो है आपका बृहदेश्वर मंदिर जो है वो इस वंश का महत्वपूर्ण मंदिर है। और इसको बनवाने वाला कौन आपके, वो आपको छापना है, इस मंदिर को बनवाने वाला कौन था, ये सवाल आपके लिए, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों, आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर 1 चंदेल शासक, ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा सवाल आपके सामने ये है कि जो बृहदेश्वर मंदिर है इसको बनवाने वाला कौन था, इसको बनवाने वाला था राजराज फर्स्ट, ठीक है। इसलिए साथियों इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चेहरे पर मुस्कान लेकर आओ दोस्तों, 7 फेरों में आपका स्वागत है, ठीक है। चलिए, भारत में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल है, ठीक है, लिख लो, यहां से आपका 100% सवाल जो है वो बनने वाला है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल है, आपसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। देखिए, वर्तमान दोस्तों भारत में आपके 43 हमारी जो है विश्व धरोहर है आपके, जिसमें 35 + 7 + 1, ठीक है, 35 तो कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एक आपका मिक्स है, कंचनजंगा सिक्किम में आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
कुल हमारे पास 43 दोस्तों क्या है, कुल 43 हमारे पास में इस समय आपके वर्ल्ड हेरिटेज है। ठीक है, अच्छा पूछूं आपसे, लेटेस्ट पूछा आपसे कौन सी है, लेटेस्ट जो कौन से आपके मोइदम जो है, आपके मोइदम लेटेस्ट है, आपको छापना है। ठीक है, जो कि 2024 के अंदर शामिल दोस्तों ये आपके, और सो मोइदम से पूछूं आपसे, नई दिल्ली जो है आपके, नई दिल्ली के अंदर जो बैठक होती है वहां पर शामिल किया गया था, इसको आपको नोट करना है। ठीक है, मोइदम कहां पर दोस्तों, आपके मोइदम असम के अंदर है। बाकी दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, अहोम राजवंश जो आपके, जो इसके जो राजा थे आपके, इन राजवंश के जो राजा थे उनका दोस्तों आपके, इसके राजा जो था आपके, इनका कब्रिस्तान जो है ना, अहोम राजवंश का कब्रिस्तान जो है वो आपका मोइदम होता है। ठीक है, तो अहोम राजवंश का जो कब्रिस्तान है वो क्या है, वो आपका मोइदम, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने आपसे कहा मोइदम असम के अंदर है सो, और नई दिल्ली में बैठक होती है यूनेस्को की, और वहां पर आपके 24 के अंदर मोइदम को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। ठीक है, ये आपके कुल आपके 43 हैं, 35 + 7 + 1 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा दोस्तों आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक आंसर। ठीक है, अच्छा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पूछूं आपसे, याद करो बेटा, ऑप्शन नंबर बी पूछे आपसे, 15 पूछूं आपसे, ये भारत में आपके इनटेंजिबल साइट पूछे कितनी, भारत में इनटेंजिबल साइट 15 है, ये आपको छापना है। और लेटेस्ट पूछे कौन सी है, गरबा डांस लेटेस्ट है, यह भी आपको नोट करना है। ठीक है, गरबा डांस लेटेस्ट है, ये आपको नोट करना है। कुल 15 है दोस्तों, है ना। इसके अलावा पूछूं आपसे, अच्छा 18 पूछे रसगुल्ला आपसे, ये दोस्तों भारत 18 पूछूं आपसे, भारत में कितने आपके जैव मंडली है, आरक्षित क्षेत्र पूछे आपसे कितने हैं, बायोस्फीयर रिजर्व पूछे कितने आपसे, बायोस्फीयर रिजर्व कितने भारत के अंदर, वो है 18। ठीक है, तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 18 हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं दोस्तों इस 18 में पूछूं आपसे, 1812 जो है वो यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व आपके 18 हैं, उसमें से 12 यूनेस्को में शामिल है। और पहला पूछूं आपसे कौन सा, तो पहला आपका नीलगिरी हो गया, पहला नीलगिरी हो गया है। और 12वां नंबर कौन सा है, 12वां नंबर छापना, 12वां नंबर आपका कौन सा, पंचमढ़ी हो गया, मध्य प्रदेश वाला। ठीक है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश हो गया, है ना। तो ये 4 क्वेश्चन आपके सामने। भारत में 43 आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, 15 दोस्तों आपके इंटेंजिबल साइट हैं, 18 भारत के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व है, और 18 में से 12 यूनेस्को में शामिल है, जिसमें दोस्तों पहला नीलगिरी दोस्तों आपके, पहला नीलगिरी है। और 12वां पूछो कौन सा, 12वां आपका पन्ना है दोस्तों, पन्ना है मध्य प्रदेश वाला। ठीक है, 12वां पन्ना लिखना है ना, 12वां पन्ना है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, 12वां दोस्तों पन्ना है, ये आपको ध्यान रखना है ना। पहला आपके नीलगिरी आपको नोट करना है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुमेलित को पहचानिए। ठीक है, कौन दोस्तों गलत है उसको आपको पहचानना है। 33वां ओलंपिक लॉस एंजल्स में हुआ, 19वां एशियन गेम्स होंगझाऊ में हुआ, 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में हुआ, और 22वां फीफा वर्ल्ड कप कतर के अंदर हुआ है। ठीक है दोस्तों, 33वां ओलंपिक गेम्स कहां से, लॉस एंजल्स में, गलत दोस्तों लिखना। अगर पूछे आपसे पहला दोस्तों ओलंपिक कहां हुआ था, 1896 पूछा आपसे, ये आपके एथेंस में हुआ था। ठीक है, कहा एथेंस में हुआ था, और एथेंस कहां पर है, ग्रीस के अंदर। ठीक है, अच्छा पूछूं आपसे 32वां कहां हुआ, आपके 32वां टोक्यो के अंदर हुआ, छापना जापान के अंदर। ठीक है, और पूछे आपसे अभी कौन सा हुआ है, अभी 24 में कौन सा हुआ है, ये आपके 33वां हुआ है, ये पेरिस के अंदर हुआ है, पेरिस में हुआ है। और अगला कहां होगा, अगला जो है 34 नंबर 2028 के अंदर जो है वो लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर होने वाला है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया ना। अच्छा 19वां एशियन गेम्स होंगझाऊ दोस्तों आपके, ठीक बात है, 19वां एशियन गेम्स होंगझाऊ में, इसका मैंने आज अलग से सवाल लिया है, वहां पर एशियन गेम्स की सारी बात करने वालों, अलग से मैंने सवाल लिया है। ठीक है, अच्छा 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स पूछे आपसे, और बर्मिंघम दोस्तों यहां पर आपके 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स आपके, ठीक बात है। अच्छा पूछूं आपसे अगला दोस्तों, पूछे आपसे तो 23वां पूछूं आपसे, कहां से 23वां, तो आपको 23वां कहां पर होगा, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा, आपको छापना है। ठीक है, और रसगुल्ला पहला पूछूं आपसे, पहला दोस्तों 1930 के अंदर कहां हुआ था, हैमिल्टन के अंदर हुआ, कनाडा के अंदर। ठीक है, तो पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कहां हुआ था, हैमिल्टन कनाडा के अंदर होता है 1930 में। और अभी दोस्तों 22वां कहां पर हुआ था, बर्मिंघम में आपके 2022 में होता है, और 26 में जो आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला कहां पर हुआ, ये आपके हैमिल्टन
में हुआ था, अभी 22वां बर्मिंघम के अंदर हुआ था, और 23वां कहां पर आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा 26 के अंदर, ठीक है। 22वां फीफा वर्ल्ड कप पूछूं आपसे, कतर दोस्तों यहां पर दोहा के अंदर आपके 2022 में हुआ था। और सो अगला पूछूं आपसे कसो, अगला कहां दोस्तों होने वाला, अगला आपके यूएसए, मैक्सिको और कनाडा के अंदर होने वाला, आपको नोट करना है, ठीक है। अगला जो आपके 23वां नंबर का फीफा वर्ल्ड कप होगा वो अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा के अंदर होगा, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। 33वां दोस्तों ओलंपिक जो है आपके वो कहां पर, पेरिस के अंदर हुआ है, और अगला जो होगा आपके 28 में वो लॉस एंजल्स में होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल दोस्तों आपसे ये पूछ ले यहां पर दोस्तों कि जो पेरिस दोस्तों ओलंपिक हुआ है, यहां पर भारत की रैंक कौन सी है, यहां पर भारत की रैंक 71 दोस्तों रैंक है। और पूछूं आपसे 0 + 1 + आपके 5 आपके कुल जो है हमारे पास में 6 मेडल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारी रैंक कौन सी, हमारी रैंक 71 दोस्तों रैंक है, और 0 + 1 + 5 हमारी क्या दोस्तों आपके, ये आपको 6 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा पूछूं आपसे टोक्यो ओलंपिक पूछे आपसे, यहां पर दोस्तों हमारी रैंक कौन सी थी, यहां पर रैंक हमारी 48 रैंक थी, ये भी आपको छापना है। और 1 2 का 4, ठीक है, 1 2 का 4 कुल आपके 7 मेडल थे, ये भी आपको नोट करना है। कभी कभी दोस्तों पिछले वाला पूछ लेता है आपसे ना, इसलिए मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। तो 71 रैंक, 0 + 1 + 5 6 हो गया है। टोक्यो ओलंपिक आपके 48 रैंक है, 1 2 का 4 7 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक जो है इसका संबंध किससे, ठीक है। देखिएगा माई कंट्री दोस्तों माई लाइफ जो बुक है उसका संबंध किससे, देखना। युवराज सिंह पूछूं आपसे, अरे याद करो बेटा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ क्या है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है यह पुस्तक किसकी, युवराज सिंह की, ठीक है। लाल कृष्ण अडवाणी पूछूं आपसे, इनकी दोस्तों बुक इस बार एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनने वाली है, क्योंकि साथियों इनको इस बार आपके भारत का हाईएस्ट अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है, ठीक है। तो माई कंट्री माई लाइफ किसकी, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर है ना। अच्छा मिल्खा सिंह पूछूं आपसे, इनकी दोस्तों बुक का नाम क्या है, द रेस ऑफ माई लाइफ क्या है, द रेस ऑफ माई लाइफ जो है यह पुस्तक किसकी है, ये मिल्खा सिंह की दोस्तों पुस्तक है ना। और दोस्तों आर अश्विन पूछूं आपसे, यह करंट अफेयर का सवाल बन सकता है दोस्तों आपके, आई हैव द स्ट्रीट क्या है, आई हैव द स्ट्रीट जो है, आई हैव द स्ट्रीट, ये पुस्तक पूछे किसकी आपके, ये आर अश्विन की आपको छापना है, आई हैव द स्ट्रीट, ठीक है। तो 4 मैंने बुक लिखा है आपको, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है, माई कंट्री माई लाइफ अडवाणी जी की है, और द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह जी की है, और आई हैव द स्ट्रीट किसकी है, आर अश्विन की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ष 1982 का एशियाई खेल की मेजबानी किस देश ने की है, ठीक है, आपको बताना है। वर्ष 1982 का एशियाई खेल की मेजबानी करने वाला देश, ठीक है। यहां पर दोस्तों जो एशियन गेम्स है ना, इसके बारे में आप सारी बातें नोट्स कर लीजिए। देखिए दोस्तों हर कोई जो है इस समय ओलंपिक गेम्स को याद करके जा रहा है, ठीक है, पर दोस्तों एक एग्जाम ऐसा आएगा जिसमें आपके केवल आपके एशियन गेम्स ही पूछने वाला है, वही आपके क्वेश्चन दोस्तों आने वाला है, ठीक है। देखिए एशियन गेम्स की बात करूं दोस्तों, एशियन गेम्स जो है पहली बार दोस्तों, पहली बार तो कहां हुआ आपके, पहली बार 51 के अंदर हुआ छापना, और तो कहां पर हुआ था, दिल्ली के अंदर हुआ था, आपको नोट करना है, ठीक है। तो एशियन गेम्स पहली बार दिल्ली के अंदर हुआ था 51 के अंदर, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके 1982 पूछूं आपसे, यहां पर भी दोस्तों भारत के अंदर ही हुआ है, ठीक है, यहां भी सो भारत के अंदर ही हुआ है, दिल्ली के अंदर, ये आपको नोट करना सबके। और सो यहां सो अप्पू जो है, सो अप्पू पहली बार मैस्कोट के रूप में सामने आया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों अभी आपके 19वां पूछे आपसे कहां पर हुआ है, ये होंगझाओ, सो होंगझाओ के अंदर हुआ है, चीन के अंदर हुआ, आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा यहां पर पूछूं आपसे, एक बच्चा बोल रहा है सर आसान सवाल नहीं आते, बता टोपिया लाल, यहां पर भारत, सो यहां पर भारत जो है उसके पास में कितने सिल्वर मेडल थे, आपको बताना है, ठीक है। सो भारत पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों रैंक कौन सी यहां पर, सो यहां पर रैंक आपके भारत की नंबर 4, ठीक है, नंबर 4 रैंक है इंडिया की, आपको नोट करना है, ठीक है। नंबर फर्स्ट पूछूं आपसे, तो चीन दोस्तों नंबर फर्स्ट पे है। नंबर सेकंड पूछूं आपसे, साउथ नंबर सेकंड आपके, नंबर सेकंड कौन, रसगुल्ला, जापान, जापान नंबर सेकंड पे, जापान नंबर 2 पे, और नंबर थर्ड पूछे आपसे कौन है, साउथ कोरिया नंबर थर्ड पे है, और नंबर फोर्थ पे अपना भारत दोस्तों ना। अच्छा मैंने आपसे पूछा होंगझाओ दोस्तों, जो आपके होंगझाओ जो हमारा एशियन गेम्स
था। यहाँ पर दोस्तों आपके हमारे पास में कुल मेडल कितने थे आपको बताना है, ठीक है। 107 दोस्तों, कितना आपके 107 हमारे पास में कुल मेडल थे, आपको छापना है, ठीक है। और यही दोस्तों पूछो आपसे, इसमें 28 गोल्ड थे, जो आपके 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 आपके ब्रॉन्ज थे, ठीक है। 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज थे, ये आपको नोट करना है। कुल 107 मेडल थे, आपको नोट करना है, ठीक है। लिखिए, एशियन गेम्स पहली बार 51 में दिल्ली के अंदर हुआ, 82 में जो भारत के अंदर हुआ था आपके, ये 90 नंबर का एशियन गेम्स था। अब इसमें मैस्कोट शामिल हुआ, ठीक है। 19वां होंगजाओ चीन के अंदर होता है, भारत की 4th रैंक इसके अंदर आती है। 107 हमारे पास मेडल आते हैं, ठीक है। 28 प्लस 38 प्लस 41 आपको नोट करना है ना। चीन पहले स्थान पर, जापान दूसरे पर, कोरिया तीसरे पर, भारत कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर आपको नोट करना है। सवाल पूछ रहा है 82 वाला कहां हुआ है, भारत के अंदर हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है ना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक फेमस फेस्टिवल दोस्तों है ना। हॉर्नबिल फेस्टिवल है, चापचार कूट फेस्टिवल है, बांग्ला फेस्टिवल है, या तो होजागिरी फेस्टिवल, ठीक है। अरे दोस्तों अभी तो मैंने आपको लिखाया है मेघालय के फेमस फेस्टिवल बांग्ला बेहदीन खलम, नोंगक्रेम और चेरी ब्लॉसम कहां पर है, मेघालय के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका ठीक दोस्तों आंसर है। इसी को 100 ड्रम फेस्टिवल कहते हैं, मैंने अभी तो कहा था आपसे इसको 100 ड्रम फेस्टिवल कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके, अच्छा ये वाला फेस्टिवल कहां पर होता है, नागालैंड से यहां पर होता है। जिस दिन नागालैंड की स्थापना होती है उसी तारीख को फेस्टिवल शुरू होता है और 10 दिन चलने वाला फेस्टिवल है। इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहते हैं, त्योहारों का त्योहार कहते हैं, ठीक है। अच्छा चापचार कूट फेस्टिवल पूछूं आपसे, ये कहां है दोस्तों आपके, ये है मिजोरम के अंदर है, आपको नोट करना है चापचार कूट फेस्टिवल, ठीक है। अच्छा दोस्तों होजागिरी फेस्टिवल पूछूं आपसे, ये भी रसगुल्ला एग्जाम में खूब बार पूछता आपसे, होजागिरी फेस्टिवल कहां का ना, त्रिपुरा दोस्तों, त्रिपुरा जो है यहाँ का होजागिरी फेस्टिवल आपको नोट करना है, ठीक है। त्रिपुरा का होजागिरी फेस्टिवल है, एग्जाम में आपसे सवाल पूछता है त्रिपुरा वाला होजागिरी फेस्टिवल। ये आपको ये चारों ही फेस्टिवल एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फेस्टिवल है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, चापचार कूट फेस्टिवल, बांग्ला होजागिरी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों ये होजागिरी फेस्टिवल पूछूं आपसे, ये त्रिपुरा का है, त्रिपुरा पूछे दोस्तों आप, त्रिपुरा पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों आपके अच्छा पूछे आपसे कैर पूजा कहां का रसगुल्ला कैर पूजा, इसके अलावा आपके कैर पूजा, खारची पूजा पूछे आपसे कहां की है, इसके अलावा गरिया पूजा पूछूं आपसे कहां की है, या फिर होजागिरी पूछे आपसे कहां का या फिर कोक बरोक भाषा पूछे आपसे कहां की है, कोक बरोक भाषा, इन सब का आंसर त्रिपुरा होगा, आपको नोट करना है, ठीक है। कैर पूजा, खारची पूजा, गरिया पूजा, होजागिरी और कोक बरोक लैंग्वेज कहां की, त्रिपुरा की, आपको नोट करना है, ठीक है। और हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी बांग्ला, मेघालय वाला बांग्ला होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की दोस्तों ना, बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 अधिवेशन आपको लिखे हुए हैं, ये चारों ही अधिवेशन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण अधिवेशन बनने वाले हैं, ठीक है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आप ये नहीं बोलोगे कि सर क्लास कब खत्म करने वाले हो, ठीक है। जिसको लगता है कि भाई मेरी क्लास पूरी हो चुकी है वो जा सकता है रसगुल्ला, जिसको लगता है कि नहीं हुई है मेरी क्लास वो यहाँ पर रुक सकता है। मैं जब तक अंत नहीं होगा मेरी स्लाइड का, मैं यहीं पर आपको खड़ा हुआ मिलूंगा। मैं सोच कर आया हूं, ठान कर आया हूं, इसलिए मैं पूरा करवा के जाऊंगा, ठीक है। मुझे कोई जल्दी नहीं है रसगुल्ला घर जाने की, मैं आपको पूरा पढ़ा के जाऊंगा ना। वो दोस्तों आपके ऊपर, देखो फ्री की क्लास है, कुछ जा नहीं रहा रसगुल्ला आपका, आपका मन करे लो, आपका मन नहीं करता मत लो, आपका मन है आनंद करने का आनंद करो, आपका मन है कमेंट बॉक्स में कुछ करने का वो कर लो, जो मन हो वो करो, ये आपकी मर्जी है। हमारा दोस्तों केवल इतना है कि मैं अपनी तरफ से 100% प्रयास करूंगा और रात को अच्छी नींद लूंगा कि मैं जो कहकर आया था मैं करके आया हूं, ठीक है। बस इतना ही है ना। चलिएगा देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करूं आपसे, देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाला कौन था, ये ए.ओ. ह्यूम था, आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों अगर पूछूं आपसे इसका जो पहला अधिवेशन, अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1885 को होती है, 28 दिसंबर की तारीख भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए अच्छा इसका जो पहला अधिवेशन है उसका अध्यक्ष तो आप जानते हो व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब जो है इसके पहले अधिवेशन
अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। वहीं दोस्तों आपसे पूछे लखनऊ अधिवेशन पूछूं आपसे 1916 दोस्तों आपके गिनाब के इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण। कौन थे? अंबिका चरण मजमूदार जो है ये इसके अध्यक्ष थे, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि भाई कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता कहां पर हुआ है सबके, ये यहीं पर दोस्तों हुआ है, ठीक है। वहीं सवाल पूछूं आपसे कांग्रेस के नरम दल और गरम दल सो इनका आपस में विलय कहां पर हो गया है, वो यहीं पर हो गया है 1916 लखनऊ अधिवेशन के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कौन सा है? कराची दोस्तों 1931 आपके इसके अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये इसके अध्यक्ष हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पूछूं आपसे सो बेलगाम 1924 पूछूं आपसे इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है उसको केवल एक बार अध्यक्ष बनते हैं, उसको बेलगाम के बनते हैं। बेलगाम कहां पर है? कर्नाटक के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो नंबर 4 हरिपुरा अधिवेशन पूछूं आपसे इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस साहब जो है ये हरिपुरा जो अधिवेशन है इसके अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा सवाल पूछा है सुभाष चंद्र बोस किसके अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर डी छापना, जो हरिपुरा अधिवेशन है इसके अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए निम्न में से कौन सी जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज फाउंड इन साउथ अफ्रीका दोस्तों ना, पिग्मी, बुशमैन, मसाई या जूलू, ठीक है। सवाल पूछ रहा सो पिग्मी पूछूं आपसे, पिग्मी ट्राइब से पूछे आपसे, पिग्मी कहां से? पिग्मी कहां मिलती है? आपके कांगो के अंदर मिलती है पिग्मी, ठीक है। कांगो जो आपके अफ्रीका के अंदर है वहां से पिग्मी मिलती है। सबसे छोटे कद की जनजाति पूछूं कौन सी है आपके सो, वो पिग्मी है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों कौन सा है? बुशमैन ट्राइब पूछूं आपसे, बुशमैन पूछे आपसे, बुशमैन कहां से? बुशमैन मिलती है कालाहारी मरुस्थल। कहां मिलती है? कालाहारी मरुस्थल में मिलती है। और सो कालाहारी मरुस्थल कहां मिलता है? ये मिलता है बोशवाना। कहां मिलता है? बोशवाना के अंदर मिलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा मसाई पूछो तो मसाई पूछे तो सामने मसाई कहां? सो मसाई मिलती है केन्या में, ठीक है। सो मसाई ट्राइब केन्या के अंदर मिलती है। और जूलू और बोहर लिखना, जूलू और बोहर जो है ये कहां मिलती है? आपके साउथ अफ्रीका में मिलती है जूलू और बोहर, ठीक है। तो जूलू और बोहर पूछो आपसे साउथ अफ्रीका, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जूलू और बोहर साउथ अफ्रीका में मिलता है, मसाई केन्या के अंदर मिलता है, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल बोशवाना में मिलता है, और पिग्मी आपके कांगो में मिलता है, जो कि सबसे छोटे कद की जनजाति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछूं आपसे सो एस्किमो, दोस्तों एस्किमो जो है ये कहाँ दोस्तों आपके यह मिलता है आपके टुंड्रा प्रदेश, जो टुंड्रा प्रदेश जो है यहाँ मिलता है। सो कनाडा का जो ऊपरी इलाका है, सो कनाडा का जो ऊपरी इलाका है वहां मिलता है, और ग्रीनलैंड के अंदर मिलता है कौन सा? आपके एस्किमो, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ बड़ी महत्वपूर्ण ट्राइब्स हैं जो कि पूरे वर्ल्ड की हैं, एस्किमो, पिग्मी, बुशमैन, मसाई, जूलू, बोहर। ये एग्जाम में आपसे पूछता है इसलिए मैंने आपको लिखा दिया ऑप्शन नंबर डी जो है जूलू आपका ठीक आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे, अरे सो ईलू नहीं है रसगुल्ला, ईलू का मतलब आई लव यू, जूलू आएगा, ठीक है। अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकालकर बाहर कर देती है, ठीक है। विच लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स स्टेट दैट बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेशम का नियम, ऑप्शन नंबर बी ओम का नियम, ऑप्शन नंबर सी संवेग संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर डी जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। दोस्तों 4 ऑप्शन है। देखो रसगुल्ला, मैं सोचता हूं दोस्तों आपके चारों ऑप्शन जो होने मेरा उन चारों ऑप्शन में कोई ना कोई बात आपको नहीं बताऊं, इसलिए मैं ऑप्शन उसी हिसाब से देता हूं, ठीक है। मैं जानता हूं कि आपको क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन से निकल जाएगा दोस्तों, पर मेरा मुद्दा ये क्वेश्चन पढ़ाना नहीं है, ये चारों ऑप्शन समझाना आपको मेरा मुद्दा होगा, ठीक है। सो पहला दोस्तों, पहला नियम आपके ग्रेशम का दोस्तों नियम क्या बोलता है? इसने कहा था सो बुरी मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, या किसने कहा? ये आपके ग्रेशम के नियम ने कहा था। ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, ओम का नियम पूछूं आपसे, सो ओम का नियम क्या बोलता है रसगुल्ला? ये बोलता है बी बराबर दोस्तों आई आर। क्या बोलता है? बी बराबर आई आर। बी बराबर पूछूं आपसे, बी बराबर होता है आपका विभव या फिर वोल्टेज, ठीक है। सो वोल्टेज या विभव बोल दीजिए। I4 होता है करंट, ठीक है, धारा होती है I4, ठीक है। और सो R4 होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध होता है, ठीक है। सो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध जो है इसका मात्रक ओम होता है, आपको छापना है, ठीक है। तो B बराबर IR का फॉर्मूला छापिए, इसे बोलते हैं ओम का नियम, है ना, ओम का नियम बोलते हैं। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, आपको नोट करना है, ठीक है।
प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये भी आपको छापना है, ये ओम का सिंबल यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम पूछूं आपसे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपके, इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं आपके, इसी को बोलते हैं न्यूटन का थर्ड नियम। सो ये सवाल खूब पूछता है, न्यूटन का थर्ड नियम जो है, इसका दोस्तों एक नाम क्या है, इसका एक नाम जो है वो है संवेग संरक्षण का नियम आपके। इसी इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स, क्रिया प्रतिक्रिया सो बल बोलते हैं, ये भी आपको छापना है। सो रॉकेट का, सो रॉकेट का ऊपर की ओर बढ़ना, सो यही एग्जांपल है, रॉकेट का ऊपर की ओर बढ़ना। सो बंदूक चलाना, सो बंदूक चलाने के ऊपर, बंदूक चलाने के ऊपर सो हमारा सो हाथ जो है, हमारा हाथ सो हमारा हाथ पीछे की ओर आना, यही आपका ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूटन का थर्ड नियम या फिर एक्शन रिएक्शन फोर्स, या फिर इसी को बोलते हैं संवेग संरक्षण का दोस्तों नियम बोलते हैं, ठीक है। संवेग पूछूं आपसे, सो मोमेंटम से पूछे आपसे, P बराबर होता है m इंटू वी, ठीक है। m4 होता है मास, क्या होता है m4 मास, और v4 क्या होता है, v4 होता है वेलोसिटी या फिर वेग कहते हैं ना, द्रव्यमान गुणा वेग, क्या है द्रव्यमान गुणा वेग जो है ये होता है आपका, सो ये क्या होता है आपका संवेग होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पूछूं आपसे, जड़त्व का नियम पूछे, इसको बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। मतलब दोस्तों न्यूटन है, न्यूटन जो है, न्यूटन का जो फर्स्ट नियम जो है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं ना, न्यूटन का फर्स्ट नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। जो आपके कोई चीज स्थिर है वो स्थिर रहेगी, कोई गतिशील जब तक दोस्तों उसको बल नहीं लगाएंगे आपके, वो स्थिर रहने वाली है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। सो जड़त्व का नियम बोलते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। कभी कभी दोस्तों आपसे ये जो फर्स्ट नियम जो है ना, इसका एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है। फर्स्ट दोस्तों लॉ जो है, इसके एग्जाम्पल कभी कभी पूछता है। सो लेकिन सो ब्रेक लगने पे, सो ब्रेक लगने सो आपके ब्रेक लगने पर आगे की ओर झुकना, ठीक है, ब्रेक लगने पर और सो आगे की ओर झुकना जो है वो इसी का दोस्तों एग्जाम्पल है, ठीक है। बस की सो ब्रेक लगी, आप आगे की ओर झुकते हो, वो इसका एग्जाम्पल, ठीक है। वही दोस्तों आपके सो इसके अलावा दोस्तों पूछूं आपसे, इसके अलावा थर्ड लॉ पूछे आपसे, इसके दोस्तों एग्जाम्पल कौन सा आपके, इसका दोस्तों एग्जाम्पल है बंदूक, सो बंदूक से सो गोली का चलना दोस्तों, और हाथ का पीछे की ओर बढ़ना जो है वो इसका एग्जाम्पल है, पीछे की ओर धक्का लगना, ठीक है। वहीं दोस्तों रॉकेट का चलना, रॉकेट का उड़ना पूछूं आपसे, यह भी इसी का एग्जाम्पल, आपको थर्ड नियम का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय कहां पर, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है, इसका मुख्यालय कहां पर है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। दोस्तों ब्रुसेल्स में, ग्लैंड में, न्यूयॉर्क में, सो मैड्रिड के अंदर, ठीक है। देखो ग्लैंड पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों इसका मुख्यालय, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना कब होती है, 1961 में इसकी स्थापना दोस्तों होती है। और पांडा पूछे आपसे, इसका पांडा दोस्तों इसका लोगो है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जेंट पांडा, सुना जेंट पांडा जो है, ये इसका लोगो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ब्रुसेल्स पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों नाटो जो है आपके, इसका मुख्यालय तो यही है आपके, और जो यूरोपियन यूनियन है, इसका मुख्यालय भी कहां पर है, ब्रुसेल्स के अंदर है, बेल्जियम के अंदर, आपको नोट करना है, ठीक है। तो नाटो और ईयू का मुख्यालय कहां पर है, बेल्जियम के अंदर है, और सो ब्रुसेल्स के अंदर आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा, न्यूयॉर्क पूछूं आपसे, यूएनओ का सो मुख्यालय कहां पर है, मैनहट्टन द्वीप, कहां पर है, मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क जो है, यहां पर मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके मैड्रिड पूछूं आपसे, यहां पर सो आपके यहां पर यूएनडब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां है, सो यूएनडब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर है, सो मैड्रिड, सुना। डब्ल्यूटीओ पूछूं आपसे, विश्व विश्व आपको विश्व पर्यटन आपके संगठन जो है, इसका मुख्यालय कहां पर है, मैड्रिड स्पेन के अंदर, ठीक है। तो मैड्रिड सो स्पेन में पूछे आपसे, वर्ल्ड टूरिज्म आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय कहां पर है, मैड्रिड स्पेन के अंदर, ठीक है। तो नाटो और ईयू का मुख्यालय ब्रुसेल्स, ठीक है। सो ग्लैंड पूछूं आपसे, सो आपके किसका, आपके वर्ल्ड आपके WWF पूछूं आपसे, IUCN पूछे आपसे, इसका मुख्यालय कहां है, सो इसका भी ग्लैंड के अंदर, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, 1948 में इसकी स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर, ग्लैंड आपका करेक्ट आंसर है। ये अंतिम सवाल आपके सामने, भारत का पहला CAG कौन, ठीक है। MC शीतलवाड़ थे, V नरहरि राव थे, KC नियोगी थे, या गिरीश चंद्र मुर्मू थे। चार ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। देखो भारत के पहले CAG पूछूं आपसे, CAG की फुल फॉर्म पूछा आपसे, कंप्ट्रोलर, क्या सो कंप्ट्रोलर एंड
ऑडिटर जनरल जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों एक बोलता है एमसीसी तलवार, पूछूं आपसे, यह भारत के पहले महान्यायवादी थे, यह भी आपको छापना है। सुनो, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल पूछूं आपसे, आर्टिकल नंबर 76 के अंदर लिखा हुआ है, वो कौन थे आपके, एमसीसी तलवार, ठीक है। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल पूछे आपसे, महान्यायवादी कौन आपके, वो थे एमसीसी तलवार, आपको नोट करना है, ठीक है। वी 200 नरहरि राव पूछूं आपसे, ये भारत के पहले सीएजी, ऑप्शन नंबर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पूछूं आपसे, सो केसी नियोगी से पूछे आपसे, ये भारत के पहले जो फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन है, वो केसी नियोगी, आपको नोट करना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके गिरीश चंद्र मुर्मू पूछूं आपसे, भारत के वर्तमान सीएजी कौन आपके, सो गिरीश चंद्र मुर्मू छापना, ठीक है। आर्टिकल नंबर 148 से 151 पूछा आपसे, ये तो किसके बारे में, चार आर्टिकल 148, 149, 150 और 151 पूछा आपसे, ये सीएजी के बारे में दूसरा आर्टिकल है। और सीएजी पूछूं आपसे, भारत के पहले ये थे, वर्तमान में ये, आपको नोट करना है। ऑप्शन नंबर भी आपका ठीक आंसर है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। यहां पर दोस्तों हमारा जो पहली क्लास है उसका कंटेंट यहां पर आपके सामने समाप्त होता है। लगभग दोस्तों 90 मिनट में आपके सामने लाइव था, और सो 90 मिनट के अंदर मैंने आपको बहुत सारी बात यहाँ पर लिखाई होंगी दोस्तों, अपनी दोस्तों कटी हुई उंगली के साथ में रसगुल्ला, है ना। मतलब दोस्तों हुआ क्या है कि सुबह दोस्तों क्या हुआ, सुबह जो है यहाँ पर कट लग गया दोस्तों इस उंगली के अंदर जो है। और दोस्तों इसके बाद में क्या हुआ, इसमें जब मैं इसको लिख रहा हूँ दोस्तों, तो लिखते हुए मैं इस उंगली को मोड़ रहा हूँ, तो जो कट लगा हुआ है उसमें दर्द हो रहा है, ठीक है। फिर भी दोस्तों मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको महसूस ना हो कि मुझे लिखते हुए यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है, फिर भी मैं अब खुश हूं कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया। एक क्लास का जो है वो आपके सामने यहाँ पर हर तरह के सवाल में लेकर आया आपके सामने, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपके साइंस या फिर स्टैटिक वाले सवाल आपको यहाँ पर मिले होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी दोस्तों अगली क्लास दोस्तों कब आपकी, अगली क्लास आपकी जो होने वाली है सो वो होने वाली है आपकी 19 तारीख को, ठीक है। तो 19 आपके अगस्त को, 19 सितंबर को ये अगली क्लास होने वाली, तैयार रहना, ठीक है। तो 19 सितंबर को रात को 8 बजे जो है ये नेक्स्ट क्लास आपकी होगी इसकी, इसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। तो 19 तारीख को इसकी अगली क्लास होगी, ये आपको नोट करना है, चिंता मत कीजिए। 19 तारीख को शाम को 8 बजे आपकी अगली क्लास है, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। वहीं दोस्तों एसएससी के विभिन्न सा बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उसके लिए दोस्तों आप बार बार पूछते हो सर क्या करने वाले हो, तो मैं आपके सामने पूरी टीम दोस्तों यहीं पर लॉन्च कर रहा हूँ, देख लीजिएगा आपके काम की चीज दोस्तों, ना। देखो एसएससी दोस्तों जीडी के लिए टीम मैंने लॉन्च कर दी आपके सामने, ये सारी क्लासेज आपके सामने। अगर आप जीडी के बच्चे हो तो आप रीजनिंग, इंडियन हिस्ट्री, हिंदी, मैथ, पॉलिटी और स्टैटिक की क्लास चल रही है, ये आपके सामने टाइम है, ये टीचर्स हैं और ये फोटो उनकी यहाँ पर लगी हुई है दोस्तों, ना। समर्पण श्री जिसका नाम है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके ये आपके कल से स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। वही दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस तैयारी कर रहे हो आप, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट लॉन्च हो चुके हैं। पॉलिटी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, ये यूट्यूब पर क्लास होने वाली है, इसी आपके चैनल के ऊपर क्लास होंगी। ये टाइमिंग यहाँ पर आपको लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और वहीं सो रेलवे एनटीपीसी देने जा रहे हो आप, संग्राम बैच, संग्राम सीरीज लॉन्च हो चुकी है यूट्यूब पर, रीजनिंग, फिजिक्स और स्टैटिक वाले पोर्शन के लिए ये फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। वहीं दोस्तों रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी के लिए जो है एक्सप्रेस बैच लॉन्च हो चुका है, इसमें आपकी कीमत आपके 624 इसकी कीमत रहने वाली है, और ये 23 तारीख से शुरू होने वाला है। और सो आज रात 12 बजे से पहले इसकी जो प्राइस रहने वाली, क्या रहने वाली है, 624 आपकी रहने वाली है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये 22% ऑफ चल ही रहा है, जो आपकी सूचना के लिए मैंने बता दिया। यहाँ पर मेरे सारे बैच में आपको 22% ऑफ है। उत्कर्ष की कोई भी चीज आप लेते हो, बुक्स लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो भी आपको 22% ऑफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सो कल सुबह ये क्लास क्या है, कल सुबह ये क्लास होने वाली है तेलंगाना का जो आपके राज्य है वो पढ़ाने वाला हूँ, और ब्रह्मास्त्र 2 भी आपका सुबह आने वाला है। इस मॉर्निंग 6 AM वाली क्लास को मत छोड़ना, इसको अपनी दिनचर्या में उतार लीजिए, सब कुछ आपका उद्धार हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, कैसी लगी क्लास बताओ मुझे, बताओ क्लास कैसी लगी, फटाफट बताओ। अरे राम जी, कहते हैं ना मेरा दिल जोरों से धक धक कर रहा है। एक क्लास में सब कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा ना, वाद्य यंत्र भी पढ़ाऊंगा, कोई अगली क्लास में आएगा, कोई चीज अगली क्लास में आएगी। तो ये पहली क्लास थी,
जिसमें जितने मुझे सवाल लगे मैं सारे सवाल लेकर आ गया। बाकी 7 क्लास मैं लेने वाला हूँ आपकी, इस प्रकार की 7 क्लास आपकी होंगी, जो शुरू तो 8 बजे होंगी, समाप्त कब होंगी मुझे नहीं पता है। शुरू 8 बजे करूंगा, ये मेरा वादा रहा ना। हम्म, ये सारा कंटेंट आपको मेरी बुक से ही मिलने वाला है। ये वाली बुक जो है इसी में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। सामान्य अध्ययन के नाम से बुक है, मार्केट में आपको उपलब्ध है। ऑनलाइन दोस्तों वर्तमान में जो है रात को, अभी रात 12 बजे तक जो है इसकी प्राइस 155 रुपये रहने वाली है, और डिलीवरी चार्ज भी इसमें फ्री है। ठीक है, कोई भी दोस्तों नहीं आपके, यही इसकी प्राइस है, इतने में घर पहुंच जाएगी आपके। ऑफलाइन मार्केट में आपको ये 190 या फिर 200, जो भी जहां पर भी जैसा रेट होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, सब कुछ इसी में से पढ़ाने वाला हूँ आपको ना, सारा कंटेंट इसी बुक का है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम फिर मिलेंगे आपसे